हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जैन जी यूपीएससी में। और हमने फंडामेंटल राइट्स की थ्योरी को हमने कंप्लीट किया था पिछली क्लास में। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर जो भी अब तक यूपीएससी या यूपीपीसीएस में या बीपीएससी में पूछे गए हैं, जो भी घटना चक्र में दिए गए हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि उदार लोकतंत्र में किस प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। ये पूछा था आईएएस प्री 2021 में। तो इसमें अगर हम देखें तो शक्तियों का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ द पावर जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर की यहाँ पे बात हो रही है। यानी कि अगर हम फ्लेक्सिबल डेमोक्रेसी को अगर देखें, उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा जो मिलती है वो किससे मिलती है, वो हमारी न्यायपालिका से ही मिलती है। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, ये सिद्धांत जाना जाता है। यानी सभी व्यक्ति जो हैं वो समान रूप से क्या है, मानव है। ये सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है, तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहते हैं। सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेद के उपलब्ध होंगे। मतलब ये कहता है ये वाला प्रिंसिपल कि जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं इस धरती पर, उनको मानव के जो उनके अधिकार मिलने चाहिए सभी को, चाहे वो कोई किसी भी तरीके का इंसान हो, सभी को अधिकार सेम रूप से मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 1931 में कांग्रेस के इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, कराची का अधिवेशन हुआ था और इसमें ये बात की गई थी, मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है। इस चीज ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी। तो ये 1931 का कांग्रेस सेशन था, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है इसने, और कुछ ऑप्शन दिए हैं। यूपीपीसीएस में 2009 में पूछा गया था। पढ़ते हैं हम कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट, मैंने बताया था थ्योरी वाली क्लास में, इससे पहले जो क्लास है उसमें मैंने बताया था कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट पब्लिश हुई थी मोतीलाल नेहरू की, उसी के बेस पे मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। फिर कराची अधिवेशन में इसे जो है हमने अडोप्ट कर लिया था 1931 में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे। एक, मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिससे आप संविधान स्थायी बनाना चाहते हैं। ये बात किसने कही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। एमपीपीसीएस प्री 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। यानी एक जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट है, उसको उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के, मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी टाइम कोई फंडामेंटल हमारा राइट है तो उसमें कोई कठिनाई आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे इस रूप में देखा जाना चाहिए कि जो संविधान का स्थायी बनाना चाहते हैं, जो संविधान को परमानेंट बनाना चाहते हैं, मतलब कि वो परमानेंट रहने चाहिए संविधान के अंदर, उन्हें कोई भी छीन ना सके। तो ये बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मौलिक अधिकारों पर आंतरिक रिपोर्ट को संविधान सभा द्वारा अपनाए जाने का प्रस्ताव रखते हुए 30 अप्रैल 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। मतलब कि आप जो है फंडामेंटल राइट को एक ऐसा मत देखो कि किसी के लिए कठिनाई है कि भाई उसका फंडामेंटल राइट है तो ये करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। उसको आप जो है एक पॉजिटिविटी के साथ देखो और वो परमानेंटली रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। ये बात किसने कही थी, उन्होंने ये बात कही थी कि जो हमारे लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, उन्होंने एक प्रतिज्ञा की है
एक उन्होंने प्रण लिया है तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा। उन्होंने ये कहा कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, तो हमने उसकी एक हम शपथ लेते हैं और हम इसको अपने ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसका रिलेशन हम उन लोगों के साथ रखेंगे जिससे कि पूरे विश्व में जो सभ्य लोग रहते हैं और सभ्य विश्व का हम निर्माण कर सकें। ये बात कही थी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने ये बात कही थी संविधान सभा में जब आर्गुमेंट हो रही थी, बहस हो रही थी। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार देखो, वाद योग्य का मतलब होता है इससे जो है न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हम जा सकते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी था पिछली वाली क्लास में, थ्योरी वाली। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। अच्छा, जो हमारे राइट्स हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है, ये संविधान में उल्लिखित है। ये संविधान में क्या है? उल्लिखित है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है, 12 से लेकर 35 तक उल्लिखित है। ये बात, पहला ऑप्शन सही है। ये प्रजातांत्रिक होता है। संविधान क्या प्रजातांत्रिक होता है? नहीं। ठीक है, संविधान प्रजातांत्रिक नहीं होता। ये लोक कल्याणकारी होता है क्या? ये लोक कल्याणकारी तो हमारे डीपीएसपी होते हैं, यानी जिससे हमारी पॉलिसी सरकार बनाती है वो उससे होती है। ये व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होता है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि अगर किसी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर किसी इंसान को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे समाज के अंदर, तो वो इंसान सही तरीके से जी पाएगा गरिमा के साथ, और वो अच्छे से करेगा चीज़ों को, खुश रहेगा समाज में। उसे राइट्स पूरे मिलेंगे सबकी बराबर को, कोई डिस्क्रिमिनेशन जब नहीं होगा उसके साथ, तो उससे क्या होगी? उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। किस बनाम भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में ये बात कही गई थी कि कानून तुम बना सकते हो, बट फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मूल वो है, भावना है हमारे संविधान की, वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। तो उसको मौलिक अधिकारों को एक मूल बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है, तो इसलिए इस पे कानून बनाना इनके लिए बहुत टफ हो जाता है। तो पहला, चौथा और पांचवा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें टाइम लगेगा अगर मैं पढ़ूंगा तो। ठीक है, मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा उस पर। तो सर्वोत्तम विकास नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 13 ये कहता है, मैंने बताया था 12 में तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है कि कौन सी मतलब स्टेट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो सरकार वगैरह और जितने भी निगम हैं, जितनी भी लोकल गवर्नमेंट है, सब आती है उसमें। और उसके बाद फिर ये कहा गया आर्टिकल 13 में कि जो ये राष्ट्रपति या राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं, जो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं या कोई भी कानून बनाते हैं, तो जो है उसे क्या कर देता है, ये खत्म कर देता अगर वो जनता के खिलाफ है। ठीक है, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। मैंने बताया था कि जब आपातकाल होता है तो निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 358 के तहत तो 19 के जो जितने भी 6 क्लॉज थे वो सब खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये बात बिल्कुल ठीक है इनकी। और मतलब ये तो गलत है, ये कह रहे हैं कभी नहीं। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित किया सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो जा सकते हैं? नहीं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित, हाँ, जब इमरजेंसी आएगी तभी वो निलंबित यानी सस्पेंड किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन मौलिक अधिकार से आते ही आता है, तो इसलिए जो भी मैं ध्यान से आपको समझा रहा हूँ इसको ध्यान से देखना आपको। 1998 में पूछा गया था, पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला है, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल ठीक है भाई, ये गारंटी तो है ही, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। ये संविधान के भाग 3 में है। बिल्कुल ठीक है, 12 से लेकर 35 तक है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, नहीं, ये तो इकोनॉमिक और उसकी बात तो जो वो तो डीपीएसपी में बात की गई है हमारी। ठीक है, और ये हमारी प्रस्तावना में भी इसकी बात की गई है, तो इसमें इसमें नहीं है। तो ये तीसरा ऑप्शन तो करेक्ट गलत ही हो जाएगा। तो जब तीसरा गलत हो गया तो तीसरा कहाँ कहाँ है? इसमें भी तीसरा है, इसमें भी तीसरा है, इसमें भी तीसरा है, तीनों ये गलत हो जाएंगे, तो आंसर हमारा 1A ऑटोमेटिक से हो जाएगा। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों को बिल की भांति नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है।
तो ये जो बिल है, एक अधिकार बिल है, राइट्स ऑफ बिल ऑफ अमेरिका का, उसी की तरह है हमारे देश में मौलिक अधिकार। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में देखो ये पूछा था, बीपीएससी कितने आसान क्वेश्चन पूछता था पहले, और कि भाई कहाँ से कहाँ तक है नागरिक को मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिए गए, तो 12 से 35, बहुत आसान क्वेश्चन था। और भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? ये है अनुच्छेद 13। मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 13 ये करता है कि अगर तुमने कोई कानून बनाया इस तरीके का, हाँ, कि संघ या राज्य कोई ऐसा कानून बनाएंगे जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों को छीनता है, उन्हें कम करता है, यानी कि मान लो यूपी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून लेकर आ गई जिससे कि किसी भी समुदाय के या किसी इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे चेक करेगा और फिर वो देखेगा तो उसे सस्पेंड कर देगा, वो खत्म कर देगा, शून्य कर देगा। तो इसलिए क्या है, ये आर्टिकल 13 जो है रक्षा करता है लोगों के अधिकारों की। अगर सरकार या कोई भी व्यक्ति किसी के अधिकार को छीन रहा है तो हम आर्टिकल 32 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13, देखो फिर आ गया, तो ये क्या है, मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार मैंने बताया था 14 से लेकर 18 तक है। 14 में क्या था, राइट टू इक्वालिटी, जैसे हमारे लॉ के प्रति जो कानून होता है, कानून सबके लिए बराबर है, तो वो 14 में बात की गई है। 15 में यानी कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, और कि कहीं भी उसका पैदाइश हुई हो। तो वो आर्टिकल 16 ये कहता है कि अगर सरकारी जॉब निकलती है या कोई भी सरकार कोई भी काम देती है तो अपॉर्चुनिटी सबको सेम मिलेगी। और 17 जो कहता है वो कहता है भाई अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं करोगे, यानी कि छोटी जाति के लोगों को तुम सताओगे नहीं। और 18 में था एबोलिश द टाइटल, यानी कि उपाधियों का अंत, कोई उपाधि नहीं लगाएगा जैसे महाराजा और ये लोग लगाते थे पहले। तो ये समानता है सभी के साथ, तो इसलिए ये 14 से लेकर 18 तक पहला हमारा फंडामेंटल राइट है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े थे पिछली क्लास में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? तो भैया 13 में भी है। समान, अच्छा सॉरी, समानता का अधिकार की बात कर रहा है, तो समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक मैंने बताया, 14, 15, 16, 17, 18 ही हो जाएंगे, 13 में नहीं है। 13 तो अगर कोई गलत कानून बनाती है सरकार या कोई भी, तो उसके खिलाफ जो है वो जारी होता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधियन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधियन सत्ता, तो विधि का मतलब होता है कानून, यानी कि कानून सबके लिए बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये वाले जो नियम है 14 में दिए गए हैं दोनों। इनमें इक्वलिटी बिफोर लॉ ये हमने ब्रिटेन से लिया है जो नेगेटिव है, इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने अमेरिका से लिया है जो कि पॉजिटिव है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है बच्चों, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून की समझ समानता, तो कानून भैया जहाँ आएगा वो आर्टिकल 14 आएगा। तो मैंने बता दिया, बार बार बता रहा हूँ, तो इसमें भी देखो कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या है आर्टिकल 14, और ये क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है और अमेरिका से लिया गया था। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित या अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद देखो, ये IAS प्री 2021 में पूछा था, इसमें लैंग्वेज कैसे चेंज किए ताकि कोई बच्चे इसमें जो है फंस जाएं। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो कि कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित या अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लंघन किसका उल्लंघन करता है? यानी कि ये कहना चाहिए, देखो इसने लैंग्वेज ऐसे चेंज की है कि भारत सरकार ने कोई कानून बनाया, ठीक है, तो अब उसमें जो एग्जीक्यूटिव हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS PCS ये जो भी होते हैं अधिकारी, तो ये मतलब अनकंट्रोल तरीके से, मतलब कि जो मर्जी आ रहे हैं उस तरीके से वो उस कानून का यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। और जो है फिर उसमें वो कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा यूज कर रहे हैं तो वो किस कानून किस आर्टिकल का उल्लंघन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो फिर वहाँ पे क्या है, बहुत अफरा तफरी, और क्या कहते हैं वहाँ पे फिर स्वतंत्रता भी नहीं मिलेगी लोगों को।
विधि का नियम, कानून का अधिवाच्य मतलब क्या होता है? देखो, कानून का मतलब क्या होता है, बीपीएससी में पूछा था 2020 में। तो इसमें ये कहा था सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होना चाहिए। यानी कि कानून भी समान होना चाहिए, और जो जुडिशियरी जो निर्णय देती है वो ये ना देखे कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन बुद्ध है, कौन जैन है, सभी के लिए जो है मतलब वो बराबर सही तरीके से निर्णय दे। उसके बाद है धर्म के आदि के आधार पर विभेद का नीति निषेध, यानी कि मैंने बताया था धर्म, जाति, लिंग और क्या कहते हैं जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद होता है वो आर्टिकल 15 में बात की गई है। उसमें है हमारा समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। तो ये इसी में आता, IS 3 2099 1995 में पूछा गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखेंगे क्या है इसमें, मद्रास बनाम दोराइजन केस 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? देखो, यहाँ पे क्या है, मद्रास बनाम दोराइजन मामला आया था 1951 में, ये मुकदमा दायर हुआ था। अब इसके बारे में ये बात है कि इसमें क्या है, ये भेदभाव के विरुद्ध था, यानी कि आर्टिकल 15 का वहाँ पे क्या हो रहा था, वायलेशन हो रहा था। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। मद्रास बनाम चंपाकंज दोराइजन 1951 के मुकदमे में आर्टिकल 15(1) और 29(2) के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भेदभाव के विरुद्ध आर्टिकल 15 यानी कि जैसे मैंने बताया धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध यानी कि उसे वो रोकता है। इसमें पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया था। देखो, आप इसे समझने वाली बात यह है कि ये जो था ना, मद्रास राज्य बनाम दोराइजन 1951 में जो ये केस था वो मेनली ये था कि अगर सरकार क्या कहते हैं पिछड़ों को, यानी जैसे सरकार जिन्हें समझती है कि भाई सामाजिक रूप से ये बहुत ही ज्यादा पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, और सरकार इन्हें ऊपर उठाना चाहती है, SC या ST वालों को या OBC वालों को, जो भी सरकार की दृष्टि में ऐसा लगता है, तो सरकार उन्हें क्या करेगी, अलग से स्पेशल प्रोविजन देगी। तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता, वो दूसरे लोग ये नहीं कहेंगे भाई कि तुम आर्टिकल 15 का तो उल्लंघन कर रहे हो, तुम क्या, आर्टिकल 15 तो ये कहता कि तुम धर्म जाति के आधार पर भाई किसी को जो है अलग से कुछ नहीं दोगे, तो तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे ये बात की गई कि आर्टिकल 15(4) ये कहता है कि संशोधन किया गया 1951 में कि अगर सरकार गरीबों को, जैसे SC ST या OBC जो ज्यादा गरीब है उन्हें ऊपर उठाना चाहती है, तो आप उस पर कोई भी जो है इंटरफेयर या क्लेम नहीं करोगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगी। तो मेनली ये वाला केस था ये। ठीक। उसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़े अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की सुविधा प्रदान की गई है? तो ये अनुच्छेद 15(5) में दी गई है। सरकार क्या करती है 15(4) में, तो उनके उत्थान के लिए काम करती है, विशेष उपबंध करती है, ये ताकि वो जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से मतलब की उन्नति कर सके। बट 15(5) में सरकार क्या करती है, जितने भी निजी प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, गैर सरकारी या गैर अनुदान प्राप्त, ठीक है, जो निजी हैं चाहे उन्हें अनुदान प्राप्त हो या ना हो, तो उसमें भी क्या कर दी गई है, मतलब कि OBC और SC ST वालों को वहाँ पे आरक्षण मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो फ्री में पढ़ सकते हैं, मतलब कि जैसे मान लो कि जनरल वाले की फीस बीटेक करने की 1,50,000 है, तो उनका 5 या 6,000 में आराम से बीटेक हो जाएगा। तो ये सरकार सब भरती है पैसा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं? तो आर्टिकल 15(4) और 16(4) में दिए गए। ठीक है, आर्टिकल 15(4) में मैंने बताया कि पहले उनके लिए मतलब कि जो पढ़ाई लिखाई और वो सब चीज़ें होंगी। ठीक है, और 16(4) में अपॉर्चुनिटी, 16(4) में मतलब कि उन्हें रोजगार के अवसर देना, ये सब देना उसमें किया गया। 103 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों को आरक्षण प्रदान किए गए हैं।
यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, जो जनरल वाले हैं उन्होंने 103वां संविधान संशोधन लेकर आए थे, जिसमें ईडब्ल्यूएस कोटा जिसे कहते हैं, तो ये प्रावधान वहाँ पे जोड़े गए थे। ठीक है, 15(6) और 16(6), जबकि 15(4) और 16(4) जो है वो ओबीसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ओबीसी में राज्य की सेवाओं में आरक्षण से प्रावधान से रिलेटेड है 16, ये 15(4) और 16(4). उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, ये तो मैंने बता दिया, आर्टिकल 16(2) है ये। आर्टिकल 16(2) ये कहता है कि अगर तुम कोई भी सरकारी पद या कोई भी अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिलेगी। 16(2) क्या कहता है कि किसी की नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद, उससे कोई डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाएगा, यानी सभी को नौकरी दी जाएगी। 16(4) क्या कहता है? राज्य के पिछड़े नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए, यानी 16(4) में क्या है, नियुक्तियों और जो राज्य के ओबीसी हैं उन ओबीसी वालों को जो है नियुक्तियों में या पदों में आरक्षण का प्रावधान करता है, जो 27% कोटा मिलता है। उसके बाद है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा एक लोक नियोजन में विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता देता है? तो आर्टिकल 16(1) और 16(2), जहाँ 16(1) और 16(2) आएगा वो क्या है, विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता देगा, अवसर की समानता। ठीक है, और 16(2) में क्या कह देंगे, 16(1) में तो अवसर की समानता मिल रही है, और 16(2) में क्या है, 16(2) में ये है कि भाई तुम इनके धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर इनमें विभेद नहीं करोगे, ना ये नहीं कहोगे तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम उस जाति के हो, ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में कौन सा समानता के मौलिक में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि समानता का अधिकार में कौन सी बात नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता भी है, भाई कानून बनेगा तो सभी को कानून समान बनेगा। सामाजिक समानता, भाई समाज में तुम रहोगे, सर ऊंचा करके रहोगे। अवसर की समानता 16 हमने बता ही दिया था। लेकिन आर्थिक समानता की बात नहीं हुई है, आर्थिक समानता की बात तो डीपीएसपी में की गई। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आर्थिक समानता की बात यहाँ पे नहीं की गई है मौलिक अधिकारों में। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार पर निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों में विधि समान होगी, समान रूप से प्रशासित की जाएगी। हाँ, ये बात तो ठीक ही है। और इसने जो कहा था, समाज, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है, तो ये हमने ऊपर पढ़ा था, ये दोनों ही सही हैं। और ए का स्पष्टीकरण है। ठीक है, स्पष्टीकरण क्यों है? क्योंकि इसने ये बात कह दी यहाँ पे कि भाई समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो गरीब हैं, जो बहुत ही ज्यादा लो लेवल के हैं, उन्हें तो सरकार उठाएगी, उस पर तुम कोई भी एलिगेशन या उंगली नहीं उठाओगे कि क्यों ऐसा कर रहे हो। बट वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि समान लोगों में विधि, भी जो समान लोग हैं, जो एक इक्वल लेवल पे हैं, उनके साथ तो हम क्या कहते हैं, जो कानून है उसमें समान रूप से पेश आएंगे, और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी सही, मतलब कि समान रूप से ही काम करेगी, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात सामाजिक, देखो अगर लोग असमान हैं तो उन्हें वो ऊपर उठाने के लिए अलग से 15(4) और 16(4) ये लेकर आए थे सब। ठीक है, लेकिन अगर समान है तो उसके लिए वो जो है समान ही कानून लागू होगा। 2023 आईएएस प्री में पूछा गया है। अब देखते हैं क्या है इसमें। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में, जो कतिपय का मतलब जो पहले निर्णय दिए गए हैं, विचारण किया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा निर्मित होंगी। यानी कि आर्टिकल 335, उन्होंने ये कहा कि जो 16(4) के तहत तुमने आरक्षण की नीतियां बनाई हैं प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए, यानी अगर वहाँ पे जो ओबीसी है उसका रिप्रेजेंटेशन कम है तो उसकी पदोन्नति के लिए ये तुम काम कर सकते हो, लेकिन ये जो काम तुम करोगे आर्टिकल 35 को यूज करते हुए ही करोगे।
अब आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक आरक्षण की बात हो रही है। आरक्षण किस किस की बात हो रही है उसमें? SC ST OBC इन सब की बात हो रही है। तो आर्टिकल 335 के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे अभी। दूसरा कथन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। जब भी क्वेश्चन आए कि भारत में संविधान ये परिभाषित करता है, ये परिभाषा देता है, वो हमेशा गलत होता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हमारा सी से करेक्ट हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। आर्टिकल 335 क्या कहता है? अ, ये भारतीय संविधान का 16(4) के अनुसार 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, कोई बात के पिछड़े हुए नागरिकों को वर्ग के पक्ष में जिनकी प्रत्येक राज्य में अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निर्भित नहीं करेगी। उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में इंदिरा शाहनी बनाम 1992 में, नागराजन भारत संघ 2006 में ये बताया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 35 द्वारा सीमित होंगी। 335 द्वारा क्या होंगी? सीमित होंगी। संविधान के 335 में ये कहा गया है कि संघ या राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों और प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। इससे प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित नहीं किया गया। 335 में ये बात की गई थी कि जो हमारा पद हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के सदस्य, और वो जो दावा कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कम है प्रशासन में, तो उनकी जो है इफिशियंसी को ध्यान में रखा जाएगा ताकि उनके पदों को बढ़ाया जा सके। लेकिन वहाँ पे ये नहीं है कि भाई प्रशासन की दक्षता जो है, जो इफिशियंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो नहीं बताई गई है। बाकी 335 में ये कहा गया कि हाँ, कि जिनकी का जो कंट्रीब्यूशन कम है प्रशासन में, उन्हें जो है हम लाएंगे आगे, ये बात की गई है। किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया गया? तो ये दिया गया था 77वां संविधान संशोधन 1995 में। 77 संशोधन, झारखंड PCS में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पदोन्नति में आरक्षण 16(4)A जोड़ा गया था, किसमें? 77। तो 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में किया गया था, जिसमें 16 लोक नियोजन विषय के अवसर की समानता खंड 4A जोड़कर अनुसूचित जातियों और SC ST के लिए था ये। यानी कि जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी किसी सरकारी उसमें, तो उन्हें जो है आगे चल के परीक्षा पदोन्नत किया जा सके। पुनः 85 में संविधान संशोधन 2001 द्वारा इस खंड के प्रमाणित श्रेष्ठता हेतु उपबंध भी भूतलक्षी प्रभाव से शामिल किया गया। 16(4)A के अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में कम है या पूरा नहीं, पर्याप्त नहीं है, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं? उस मामले में उनको वो आरक्षण दे सकते हैं। तो इसमें ये नहीं माना जाएगा कि आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 16 तो ये कहता है कि भाई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। लेकिन अगर अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण वो कम है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, तो 16(4)A यही कहती है। 77वां संविधान संशोधन जो किया गया था, तो वो कहता है भाई तुम कर सकते हो, इसे कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में किसने भारतीय न्यायालय के और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार नियमित करने हेतु सक्षम किया था? ठीक है, तो ये कह रहे हैं संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, हाँ ये तो है समाजवादी शब्द। समाजवादी शब्द ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। हाँ, जो समाजवादी शब्द है इसको क्या कहोगे? प्रस्तावना को अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना होगा। 14 का मतलब तो यही है कि भाई समानता का अधिकार होना चाहिए, इक्वल, मतलब लो समान होने चाहिए सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो जब तभी समाजवादी वो बनेगा जब तुम कानून के समक्ष सभी को समान दृष्टि देखोगे, समाज के लोगों को। उसके बाद एक और संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ भी पढ़ना है। 16 ये कहता है कि भाई अगर नौकरियां निकल रही हैं तो नौकरियों में सभी को समान वो देना पड़ेगा, तुम्हें रिप्रेजेंटेशन सभी को, ये नहीं है डिस्क्रिमिनेशन करो किसी के साथ। तो 14 और 16 को समाजवादी शब्द के साथ मिलाकर पढ़ना है। तो ये सभी मिला के क्या कहेंगे? एक मौलिक अधिकार को सक्षम बनाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 39D को समान कार्य के लिए, 39D में ये बात की गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन।
यानी कि अगर महिला और पुरुष एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं और एक ही डिजिग्नेशन पर हैं, एक ही पोस्ट पर हैं, तो उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे महिला है तो उसे कम वेतन दे दो, पुरुष को ज़्यादा दे दो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो आर्टिकल 39 डी में ये बात की गई है। ये है हमारा बीपीएससी का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ाने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था? तो अभी मैंने बताया 14 और 16, इवन नंबर याद रख लो, 14 और 16, ठीक है। उसके बाद है संविधान की प्रावधान धारा, ये तो भाई सबको पता है, 17 के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यूपी 2015 में पूछा था? क्या कह रहा है ये? वही है अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी 17, वो इन्हें छोड़ दो, अनटचेबिलिटी है ये भी। उसके बाद है भारतीय संविधान का छुआछूत, फिर 17 आ गया। फिर यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया जनजाति को अनुच्छेद के अंतर्गत। देखो यहाँ पे इनने डेफिनेशन घुमा दी एमपीपीसी 2015 में। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिए गए? भाई उनके साथ बहुत सारा बुरा व्यवहार होता था, अनटचेबिलिटी होती थी, तो जाहिर सी बात है 17 को लाए तभी तो मिली ये सब चीजें उन्हें। उसके बाद है निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में? वो ये 17 है। क्या है? शोषण के विरुद्ध। क्या है? ये समानता के, मैंने बताया था 14 से लेकर 18 तक समानता है। 14 से लेकर 18 तक क्या है बच्चों? समानता है, ठीक है। और 19 से लेकर 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर उसके बाद 23-24 में वही है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा तुम्हारा 25 से लेकर 28 तक। और 29-30 में वो अल्पसंख्यकों वाली बात आ जाएगी। फिर उसके बाद वो आर्टिकल 32 में हमारा वो आ जाएगा, रिमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। आप अस्पृश्यता के बारे में पढ़ते हैं हम। क्या है ये? कानून बनाकर क्या है कैसे खत्म किया जा सकता है इसे? एक तो सरकार कानून ले आए भाई कि भाई अगर तुम किसी के साथ जो है वो करोगे, भेदभाव करोगे, तो तुम्हें बहुत सख्त सजा मिलेगी, तो एक कानून बनाकर भी खत्म किया जा सकता था। शिक्षा की उन्नति, हाँ, या शिक्षा दे दो लोगों को, शिक्षा एथिक्स पढ़ा दो कि भाई देखो गलत है, तुम किसी के साथ गलत करोगे तो अच्छी बात नहीं है। जन जागरण, यानी कि लोगों के अंदर जन जागरूकता फैला करके ये भी काम कर सकते हो। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, भैया नौकरियों में प्रवेश दिलाकर तुम ये अस्पृश्यता खत्म थोड़ी कर दोगे। मान लो नौकरी में एससी जाति का भी पहुंच गया और फिर वो भी पहुंच गया, क्या कहते हैं, बड़ी जाति का भी, तो वो तो रहेगी। एक दूसरे को इस तरीके से देखेंगे तो इससे नहीं कर सकते। तीन ऊपर वाले जो है उससे खत्म किया जा सकता है। ये पुराना क्वेश्चन है, अब आने की उम्मीद कम है। उसके बाद क्वेश्चन है फिर हमारा ये 2019 में पूछा था यूपी बीईओ में। तो अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी संरचना हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। बिल्कुल सही बात है कि ये खराब स्वरूप है। बहुत ही जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर रूप से हिंसा होती है इसमें, ठीक है। मतलब कि एक बहुत बड़े ढांचे को जो है लोग जो है इसमें गलत निगाह से वो करते हैं। अस्पृश्यता के चलन का अधिकार आधार धार्मिक स्वीकृति है, यानी कि ये धर्म ने स्वीकृत किया है, इसलिए ये स्ट्रक्चर बन गया है इसका। कुछ धार्मिक ठेकेदार होते हैं तो वो इस चीज को बढ़ावा देते रहते हैं, तो ये पूरा ये जो बड़ी वो होते हैं लोग, तो इस चीज को पहले से बढ़ावा दे रहे थे। तो इसका कारण और कथन दोनों ही सही हो जाएंगे और व्याख्या भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। क्योंकि ये इसलिए हो रहा था क्योंकि धर्म वाले लोग इसे बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए ये स्ट्रक्चर बन गया था पूरा इसका, ठीक है। तो अनुसंधान शांति अनुसंधान 1969 में नामक लेख प्रस्तुत किया गया था, और जिसमें आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है। जाति व्यवस्था एक अति घृणित पहलू है जो धार्मिक व कर्मकांडी दृष्टि से शुद्धता व अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है। यानी कि ये जो कानून बनाया था ये धर्म के कुछ ठेकेदारों ने बनाया था, और इससे क्या था, एक वर्ग को बहुत बड़े लेवल पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद है हमारा अनुच्छेदों में भिन्न वर्ग में आता है। देखो 14, 15, 14, भाई भिन्न वर्ग में तो यही आएगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ही आएगा भिन्न वर्ग में, तो क्योंकि ये तो समानता का अधिकार हो गया। 14, 15, 16, 17, 18 तक मैंने बताया था, लेकिन 19 जो है वो तो स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इस भिन्न वर्ग में आ गया। उसके बाद है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में दिया गया है। कौन कौन सा में? 19 से लेकर 22 तक है, यही बात सही है, मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ इसे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं प्रयोग, देखो ये है ना स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 में बात की गई है। और 19 में भी कौन सा? 19 का क्लोज 19 बन का क्लोज ए है, ठीक है, उसमें बात की गई है।
19 के अंदर इनमें कौन सी एक स्वतंत्रता भारतीय संविधान में गारंटी नहीं दी गई? देखो मैंने बताई थी 6 टाइप की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। इसकी ट्रिक है बच्चों, 100 MRP, ए ऐसे लिखा जाएगा, SAU, 100, ये पड़ जाएगा 100, और M बना दो और R बना दो, ठीक है, MRP। अब देखो समझो, 6 तरीके की स्वतंत्रता हो गई। अब यही क्वेश्चन इसने पूछा कि ये है मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ए का मतलब हो जाएगा असेंबली, शांतिपूर्वक तुम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हो, यूनियन बना सकते हो। अब इसमें देखते हैं भैया, शांतिपूर्वक बिना सशस्त्रों के एकत्र, हाँ ये असेंबल हो गया। दूसरा ये तो है हमारे इसमें 100 MRP में। संपत्ति रखने या खरीदने और बेचने का अधिकार, ये नहीं है, ये तो खत्म ही हो गया सब। पूरे देश में इच्छानुसार घूमने, देखो यहाँ पे मूवमेंट, एम का मतलब है मूवमेंट, पूरे देश में कहीं भी अपनी मर्जी से तुम घूम सकते हो। आर का मतलब है रेजिडेंस, पूरे भारत में कहीं भी घर बना सकते हो। और पी का मतलब है प्रोफेशन, तुम डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी प्रोफेशन व्यापार कर सकते हो, लेकिन उससे हमारे देश को क्षति नहीं होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, ये पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 19 वन में कौन कौन से 6 टाइप के हमारी स्वतंत्रता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये वाला क्वेश्चन 19 बन, देखो फिर आ गया 19 बन 2025 में पूछा उत्तराखंड PCS ने। अगर ये आपको फॉर्मूला याद होगा 100 MRP वाला, तो आप इसे सेकंडों में कर सकते हैं। तो समान अवसरों का अधिकार, क्या ये वही सही है? समान अवसरों का अधिकार, वो पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है, तो समान अवसरों का तो 14 से 18 तक था, जाहिर सी बात है, तो ये तो वैसे गलत हो जाएगा। शांतिपूर्वक सम्मेलन हमने पढ़ा ही है, उसमें असेंबल, किसी भी पेशे यानी कि प्रोफेशन मैंने बताया था MRP में था। और ये एक क्या कहते हैं हमारा है एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो 2 3 4 हो जाएंगे ये सही, बाकी वन जो है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद है और यही क्वेश्चन है फिर कि भाई कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता तो भैया 19 में आएगी ना। प्रेस की स्वतंत्रता किस में आएगी? 19 में ही आएगी हमारी, जिसमें हम बोलते हैं। प्रेस उसमें तो आता है जिसमें रिपोर्टिंग हम करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस अगर कोई रोकना चाहे तो मेरी कोई कहे भाई तुम नहीं पढ़ा सकते, तो ये तो फिर मेरी प्रेस की या फिर मेरे बोलने की आज़ादी सीधा प्रहार होगा। तो इस वजह से आर्टिकल 19 बन के क्लोज वन में ही आएगा। प्रेस की सूचना फिर आ गई, आर्टिकल 19 बन का क्लोज बना जाएगा। उसके बाद है हमारा भारतीय संविधान की प्रेस की आज़ादी, देखो फिर 19 क्लोज वन का ए मैंने बताया ना अभी, इसी में ही आएगा, ठीक। उसके बाद है भारतीय समाचार पत्रों का, देखो कितनी बार पूछ रहा है ये, ठीक है, ए हो जाएगा इसका, 94 में पूछा था। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना तहत नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। ये जो हम फहराते हैं झंडा, ये आर्टिकल 19 वन ए में ही आता है ये भी। यानी कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों, यानी हम अपने घर के ऊपर अगर झंडा फहराना चाहें, तो ये हमारे किस उसमें आता है, आर्टिकल 19 वन ए में आता है। हमारी आज़ादी है, हम मतलब अपनी इच्छा के अनुसार अपने घर पे झंडा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये नवीन जिंदल बनाम भारतीय संघ, बाद में ये बात कही गई थी, ये केस था नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो तुम्हारे घर है उस पर तुम झंडे फहरा सकते हो, आर्टिकल 19 वन ए के तहत ये धार्मिक आपका मौलिक अधिकार है नागरिक का। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका ये इस केस भी पूछ लेगा। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्न में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण धन में इकट्ठा करने की, मैंने बताया था ना अभी कि शांति असेंबल होने का अधिकार है, शांतिपूर्वक, हथियार वथियार नहीं होने चाहिए आपके पास। तो ठीक है, इतना के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें बस जाहिर सी बात है भैया, ये है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते वो नहीं आते, एकत्र जनता या हथियार नहीं रखना चाहिए, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। उसके बाद है हमारा निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? अब इसमें है ये कि कहते हैं भारत की संप्रभुता, देखो अगर भारत की संप्रभुता है, भारत की अगर संप्रभुता है तो उस पर तो लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था यानी मान लो लॉ एंड ऑर्डर की, जो लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी है, सरकार को लगता है कि नहीं इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, तो आर्टिकल 19 पे वहाँ पर रोक लगा सकती है, 19(2) के तहत। न्यायपालिका का अपमान अगर तुम करोगे, तुम सोचो कि भाई हम तो स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी है, भाई स्पीच की तुम्हारी आज़ादी थोड़ी है, तुम न्यायपालिका को उल्टा सीधा बोलो, तो वहाँ पे सरकार आर्टिकल 19(2) का यूज करते हुए आपके जो है उन मौलिक अधिकारों को छीन सकती है। लेकिन अवांछनीय आलोचना, अगर आलोचना वहाँ पे हो रही है कि भाई हाँ कि आलोचना ये सही है, तो वहाँ पे मतलब जो है सरकार तुम्हारा उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन ये 19(2), देखो वही आ गया 19(2). 19(2) तो जो 19 वन हमें आज़ादी देता है बोलने वाले की या इकट्ठा होने की, जो 6 प्रकार मैंने बताए।
19(2) जो है सरकार को ताकत देता है कि भाई जो तुम जो बोल रहे हो कि एक लिमिट में बोल सकते हो, एक लिमिट में आज़ादी है, अगर तुम इससे पार करोगे तो फिर आपको जो है पकड़ लिया जाएगा। तो भाषण के व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग किसकी प्रतिबंध लग सकते हैं? नंबर एक है राज्य की सुरक्षा, बिल्कुल सही बात है। अगर राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है तो उस पे भी लग सकता है। मानहानि, मैंने बताया अभी कि तुम न्यायालय के खिलाफ कुछ कर सकते हो तो मानहानि का केस हो सकता है तुम पे। राजद्रोह, अगर तुम सरकार देश के खिलाफ कोई काम कर रहे हो तो भी भैया तुम्हारी ये बोलने की आज़ादी छीनी जा सकती है। और फिर उसके बाद अच्छा, राजद्रोह, राजद्रोह में नहीं है, सॉरी, राजद्रोह में ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी बोलने की आज़ादी इस तरीके से ये सामाजिक व्यवस्था, राज सार्वजनिक यानी कि जो पब्लिक ऑर्डर है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें अगर दिक्कत आएगी तब होगा। तो राजद्रोह में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। राजद्रोह में तो अलग ही चीज़ की होगी कहानी थी। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों का औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, किंतु अपचित ध्यान में रखना चाहिए कि जन सामान्य का हित संरक्षित हो, बिल्कुल ठीक है। विद्यमान सामाजिक मूल्य, सामाजिक अंशताएं अवरोध ना हो, हाँ बिल्कुल सही है कि भाई जो हमारी सामाजिक मूल्य हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो अवरुद्ध ना होनी चाहिए। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है? नहीं, इसमें राज्य सामूहिक हित बरकरार नहीं है, तो इसमें केवल पहला और दूसरा सही है, ठीक है, बाकी ये दोनों गलत हैं। इसमें राज्य के निर्देशन तत्व का कोई वो नहीं है, और सामूहिक हित बृहत्तर नहीं है, सामूहिक हित भी देखा जाता है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे राज्य के निर्देशन सिद्धांतों को तुम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अगर कर रहे हो तो इसमें नहीं आएगा। तो 19 में क्या क्या आता है? 19(2) में 19(2) से लेके 19(6) तक प्रावधान है कि ऐसी सीमाएं केवल कुछ निश्चित उद्देश्यों जैसे भारतीय संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा। देखो इसमें क्या क्या, एक तो राज्य की सुरक्षा, हमारी सोवरेनिटी आ गई, हमारी इंटेग्रिटी आ गई, और विदेशी राज्यों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध आ गए। अगर तुम ऐसा कोई भाषण दे रहे हो जिससे कि चाइना से या किसी अन्य देश से हमारे संबंध खराब हो सकते हैं, तो सरकार वहाँ पे भी तुम्हारे बोलने पे प्रतिबंध लगा सकती है। तुम ये नहीं कह सकते कि हमारी बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। अगर सार्वजनिक व्यवस्था को, मान लो पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को कोई दिक्कत हो रही है, तब भी तुम पे प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। शिष्टाचार या नैतिकता, अगर तुम शिष्टाचार या नैतिकता नहीं दिखा रहे हो अपने भाषणों में, शिष्टाचार नहीं है, तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो किसी को गलत तरीके से, और एथिकल है ही ना तुम्हारे अंदर कुछ भी, मॉरलिटी है ही नहीं, तब भी तुम पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साधारण जनता, तुम साधारण जनता को अगर तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो तब भी। अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण, अनुसूचित जनजाति को तुम गलत सलत बोल रहे हो, एससी वालों को, ठीक है, तब भी तुम पे प्रतिबंध लगा सकती है तुम्हारे बोलने पे सरकार। व्यवसायिक तकनीकी योजनाएं आदि के हितों को न्यायालय, यानी कि अगर मान लो कुछ ऐसा व्यापार कर रहे हो तुम, या कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिससे कि सरकार भारत को नुकसान हो सकता है, तब भी तुम पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। न्यायालय की अवमानना कर रहे हो तुम, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में लगाई जाए, तो अगर तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, उसका तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो बुरी तरीके से, गंदे तरीके से लिख रहे हो, तो भी सरकार जो है तुम्हारे बोलने पे प्रतिबंध लगा देगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो भैया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तो आर्टिकल 21 में आता। इंसान को जीने मरने का अधिकार इसमें ही है, ठीक है। अभी एक केस हुआ है कि उसने इच्छा मृत्यु मांगी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे दिया, पहला केस था वो ऐसा, तो वो आ सकता है किस आर्टिकल के तहत था? आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 के तहत इंसान को मौन रहने का भी अधिकार है, इंसान साइलेंट भी रह सकता है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और प्राइवेसी का भी इसी में आता है, और विदेश जाने का अधिकार भी इसी के अंदर है। उसके बाद है आर्टिकल 20, और में तो वही है अपराध के विरुद्ध, यानी कि अगर किसी अपराधी को तुमने पकड़ा तो उसे एक ही अपराध के लिए सजा दे सकते हो, अलग अलग अपराध के लिए तुम उसे सजाएं नहीं दे सकते, और उससे मतलब उसी के खिलाफ जो है तुम कोई भी एविडेंस नहीं ले सकते, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में विधि की समय प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल करता है? भैया आर्टिकल 21। समय सिद्धांत का मतलब ये होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि नेचुरल जस्टिस की बात होती है। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है कि भाई अगर सरकार के कानून उल्टे सीधे बने हुए हैं, और न्यायालय के जो जज बैठे हैं, उन्हें लगता है यार ये इंसान जो है बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन फिर भी कानून ऐसे बने हुए हैं, कानूनों की वजह से छोड़ा नहीं जा सकता, तो वहाँ पे क्या होता है, नेचुरल जस्टिस की बात होती है, अमेरिका से लिया गया है। फिर अब एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या होता है कि भाई कानून चाहे कैसे ही बना, कानून कितना ही खतरनाक है, कितना अंधा है कानून, लेकिन उसे बनाने का प्रोसेस सही था,
तो वो कानून मान्य होगा, उसे वो मानना ही पड़ेगा, चाहे भले से एक अन्याय हो जाए इंसान के साथ, तो वो कानून मान्य करना पड़ेगा। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है, जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसे नेचुरल जस्टिस भी कहते हैं, ये अमेरिका का प्रोसेस है, जिससे कि लगता है कि हाँ यार, ये कानून जो है अंधा कानून है, और ये इसे सजा देने देने वाला है, और लेकिन ये इंसान बेकसूर है, सबको लगता है बेकसूर है, ठीक है, वो है ही नहीं गुनाहगार। तो फिर क्या होगा, वहाँ पे नेचुरल जस्टिस की बात होती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को देखा जाता है। तो वहाँ पे मतलब कि फिर उच्चतम न्यायालय अपने हिसाब से निर्णय देता है, आर्टिकल 142 का यूज करते हुए। उसकी पावर होती है आर्टिकल 142 की, सुप्रीम पावर होती है उसके पास। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्राओं के अधिकार को, ये मेनका गांधी केस में आया था, 1972 के आसपास आया था ये। तो आर्टिकल 21 ही है ये, ठीक है, आर्टिकल 21 77 में आता है। हाँ, 1988 में 70 मेनका गांधी बनाम 1978 में आता है, ठीक है। उसके बाद है मेनका गांधी बाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद 1921 में न्यायिक यूनिवर्सल त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। कौन सा त्रुटिपूर्ण कथन था इसमें? ये भार यात्रा याचिका कर्ता है कि वे सिद्ध करे कि किस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक सुख से वंचित किया गया है, यह स्वेच्छाकारी है। ये बात इसमें पूछी गई थी। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्वान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है, हाँ। उसके बाद अनुच्छेद 21 19 और 14 परस्पर अन्य नहीं, मतलब एक दूसरे पे वो डिपेंड नहीं है। जीवन का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है, जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। ये RAS में पूछा गया था 2023। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई? आवास का अधिकार, हाँ भाई। यानी कि मैंने बताया था कि रहने का आवास। देखो इसमें ना, ये जो आर्टिकल 21 है, इसमें इतने अधिकार हैं, इसमें बेहिसाब अधिकार है, इसमें कम 20 अधिकार है। आपको एक बार जो है ना गूगल करके या लक्ष्मीकांत में या कहीं भी आपको मिल जाएंगे वो। विदेश यात्रा का अधिकार, यानी कि आज जो घर होना चाहिए हर इंसान के पास, सरकार जो चला रही है आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो वो इसकी का ही है आर्टिकल 21 का। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, तो ये भी है, ये भी मौलिक अधिकार है। और ये DPS में भी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, तो ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद है हमारा निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) अनुच्छेद 21 से मिलकर पढ़ने से प्राप्त होता है? तो ये एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार, विदेश यात्रा का, शरण पाने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, एकांतता का अधिकार। यानी कि आर्टिकल 19(1)(d), 19(1)(d) में क्या है? 19(1)(d) में ये बात है कि मैंने बताया था 100 MRP, तो मूवमेंट का अधिकार, मूवमेंट मतलब कि तुम कहीं भी घूम फिर सकते हो। उसका उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा होगा कि भाई तुम मतलब एकांत में भी रह सकते हो, घूमना फिरना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो तुम एकांत में भी रह सकते हो। तो उसका आर्टिकल 21 में कहता है वो, तो इसे वो ये कहता है कि आर्टिकल 19(1)(d) और 21 को मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है कौन सा? एकांतता का अधिकार। इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा ईश्वर मूलक अधिकारों में नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वाचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकार माना है, विशेषकर अनुच्छेद 21 प्राण और देही स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत ये चारों अधिकार आते हैं। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य बाद 1975 तथा मलिक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब हरियाणा बाद 1980 आदि में सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के राज्य के क्षेत्र में सर्वसाधारण संचरण का अधिकार, में होता है संचरण का मतलब मूवमेंट करने का अधिकार, कहीं भी इंसान घूमे घूमे फिरे, कोई मतलब नहीं है, किसी को कुछ नहीं कह सकता। और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार को मिलाकर पढ़ने का इससे क्या बनता है? निजता का, राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होती है। एकांतता मतलब कि वो अपनी आराम से रह सकता है कहीं भी, निजता का अधिकार है। अब ये नहीं है कि भाई तो आर्टिकल 19(d) तो ये कह रहा है तुम घूमो फिरो कहीं भी। अब आर्टिकल 21 ये कहता है कि भाई तुम्हारा राइट है, तुम कहीं मत जाओ, अपनी प्राइवेसी रखो, किसी को कुछ मत बताओ, साइलेंट रहो। तो ये कह रहे हैं कि मिला के पढ़ो उसे 19(1)(d) को और 21 को। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसे मिला के पढ़ना चाहिए, मिला के बहुत पूछता, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जस्टिस A.K. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ आधार वाले मामले में अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को संविधान के 21 में जोड़ा था। ठीक है, तो ये कैसा आया था भैया? ये आया था जस्टिस K.S. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, आधार का कोई विवाद था तो उसके मामले में ये दिया था।
उसके बाद है हमारा, देखो ये कितने अधिकार आ गए इसमें, 21 में मैंने बताया था नहीं अभी, इसमें बहुत अधिकार है। एक तो स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण जीने का अधिकार, कि भाई सरकार को चाहिए, देखो अगर सरकार तुम्हारे एरिया को स्वस्थ नहीं रख रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे रही है और गंदी बस्तियां हैं, तो भाई सरकार से तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कह सकते हो कि हमारे एरिया में बहुत गंदगी है और स्वच्छ पर्यावरण नहीं है, वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह वगैरह है, धुआं वुआं आता है, तो वो तुम्हारा अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। शीघ्र विचरण का अधिकार, यानी कि तुम शीघ्र ही कहीं भी घूम फिर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। विधिक सहायता का अधिकार, यानी कि तुम कानूनी सहायता के हकदार हो, अगर नहीं मिल रही है आपको तो तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे या हाई कोर्ट जाओगे। एकांत कारावास के विरुद्ध, यानी कि देखो एक ये एक कैदी का अधिकार है या फिर एक मौलिक अधिकार भी है कि तुम किसी भी कैदी को, किसी भी, चाहे वो कितने क्रिमिनल है, उसे अकेला नहीं रख सकते जेल में, कैदियों के साथ ही रखोगे। उसके बाद है पैर में डंडा बेड़ी डालने की विरुद्ध अधिकार, पैर में तुम किसी को डंडा या बेड़ी नहीं डाल सकते, वो गलत है। जैसे पहले फिल्मों में तुमने देखा होगा बेड़ियां डाल देते थे अंग्रेज लोग। फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर किसी को फांसी की सजा हो गई है तो फांसी को तुम विलंब नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसे जल्दी फांसी देनी होगी। अभिरक्षा में हिंसा तथा यातना की भी, यानी कि अगर किसी को पुलिस की हिरासत में है कोई, तो उसमें तुम पुलिस यातना नहीं दे सकते, किसी इंसान को हिंसा नहीं कर सकते उसके साथ। पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अगर आपके एरिया में पानी नहीं है, शुद्ध जल नहीं आता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मान लो दिल्ली के अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ गंदा पानी है वो आता है, तो अगर वहाँ पे तुम्हें अगर नॉलेज है अपने मौलिक अधिकारों की, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो कि हमारे एरिया में शुद्ध जल पीने का पानी नहीं है, जो कि हमारा सीधा सीधा आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। उसके बाद है अच्छी एवं सुरक्षित सड़कों का अधिकार, देखो ये भी किसी को नहीं पता कि भाई जो सड़कें नहीं है, बहुत सारे एरियो में कच्ची सड़कें होती हैं, तो लोग सोचते हैं यार ये नेता लोग कुछ करा ही नहीं रहे, भैया ये नेता लोग क्यों कराएंगे जब तुम्हें पढ़ नॉलेज ही नहीं है अधिकारों के अपने। तो मौलिक अधिकार है ये आर्टिकल 21 के तहत, तुम जाओ रिट दायर करो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। पहले क्या रखा है कि सुप्रीम, अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन सरकार या कोई भी कर रहा है, तो आप जो है रिट जारी कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाओ, तो रिट जारी करो सरकार के खिलाफ कि वहाँ पे हमारी अच्छी सड़कें नहीं है, तो सड़कें बनाएगी, फिर सरकार ऑर्डर देगी क्यों नहीं बना रहे हो, भाई मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। फिर है प्रतिष्ठा की रक्षा का अधिकार, अगर समाज में मान लो तुम्हें कोई तुम्हारी मजाक उड़ाए, तुम्हें बुरा भला कहे और बुरी दृष्टि से देखे, तो तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी उससे। तो प्रतिष्ठा की रक्षा करना भी एक मौलिक अधिकार है, ये भी आर्टिकल 21 में आता है। घायल को त्वरित चिकित्सालय सहायता प्राप्त करने का अधिकार, अगर कोई इंसान घायल हो जाए रास्ते में, ठीक है, तो सरकार की जिम्मेदारी है या किसी भी आसपास के लोगों को ले जा सकते हैं नैतिकता के आधार पे, तो उसे त्वरित, ही है त्वरित का मतलब उसे इंस्टेंट एकदम जो है मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। उसके बाद है कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्य परिवेश का अधिकार। आप देखो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहाँ पे ऑफिस में लेडीज भी काम करती हैं, लड़कियां भी, लड़के भी काम करते हैं, वहाँ पे क्या होता है उनके साथ जो है उत्पीड़न किया जाता है महिलाओं के साथ, उनके भद्दे भद्दे कमेंट किए जाते हैं कभी कभी, और गलत निगाह से देखा जाता है, तो उन्हें वो बेचारी मतलब गरिमापूर्ण तरीके से काम नहीं कर पाती। तो अगर ऐसा लगता है किसी भी लड़की को या महिला को, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, क्योंकि वो उसका एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार, अगर मान लो क्लाइमेट एक्शन से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है पर्टिकुलर एरिया में, और सरकार कुछ कर नहीं रही है उसके लिए, सरकार मतलब कि कदम नहीं उठा रही है, तो उसके खिलाफ भी तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इसमें देखो 13 तो मैंने समझा दिए, आई होप कि आपको कुछ याद रह जाएंगे। देखो इन्हीं में से यूपीएससी या ये पीसीएस वाले इसी इसी में से उठा कर डाल देगा, तुम सोचोगे यार ये तो हमने पढ़ा ही ना कभी। तो भैया आपको जो है ये ध्यान से देखने हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, तभी आपको जो है यूपीपीसीएस या बीपीएससी या यूपीएससी में अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये अच्छे से दे रखा है इसमें सब। उसके बाद है निजता के अधिकार के जीवन एवं व्यक्ति सूचना के अधिकार अंतर्गत भाग भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसमें उपयुक्त कथन सही व समुचित ढंग से अर्थित होता है। तो 14 और संविधान, 42वें संविधान उपबंध है, नहीं भाई ये 42 में से थोड़ी आया था। आर्टिकल 21 भाग 3 की गारंटी की स्वतंत्रता है। देखो ये जो है जीवन, जीवन तो आर्टिकल 21 में ही है ना, मैंने बताया था जीवन का और प्राइवेसी का और ये स्वतंत्र जलवायु, ये सब जो मैंने इसमें तो बताए थे। उसके बाद है भारत के उच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को पुट्टा स्वामी केस में, मैंने बताया था ऊपर, पुट्टा स्वामी केस से इन्होंने जस्टिस दिया है ना, पुट्टा स्वामी देखो इधर साइड में 2017 में आया था, ये आधार का मामला था कुछ, तो 21 को ऐड किया था। उसके बाद है हमारा निजता का अधिकार, बार बार पूछ रहा है, देखो आईएएस प्री 2021 में पूछा था आर्टिकल 21 निजता का अधिकार।
फिर यहाँ पे पूछा अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति का, हाँ देखो, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देते? देखो आईएएस जो है ना, आईएएस है अपने आप में। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या सोचेंगे, विवाह करने का अधिकार धर्म का मामला समझ लेंगे यहाँ पे। भाई धर्म का मामला थोड़ी, ये तो निजी मसला है किसी का। निजी मसले का मतलब उसकी मर्जी है, वो किसी से भी शादी करे। तो आर्टिकल यहाँ पे 21 होता है, आर्टिकल 21। देखो इन्होंने धर्म का भी दिया है यहाँ पे आर्टिकल। बहुत से लोग इसमें धर्म के ट्रैप में फंस जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, पसंद जो है ना, हमारी हमारी पसंद है, हमारी चॉइस है, चॉइस। तो चॉइस जो आती है आर्टिकल 21 में आती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। देखो मैं अभी 13 चीजें मैंने पढ़ाई थी, अब यहाँ पे हम देखते हैं। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना अधिकार है उसका। अगर वो नहीं देगा, इलाज नहीं करेगा, वो सोचेगा नहीं मैं नहीं करूंगा इसका इलाज, तो वो वायलेशन है उसके फंडामेंटल राइट का। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक पीड़न मैंने अभी बताया था। ठीक है, पानी की गुणवत्ता मैंने बताया था अभी। और मृत्यु दंड, ये मृत्यु दंड नहीं है, मृत्यु दंड दंड यहाँ पे नहीं है 21 के दायरे में। लेकिन अभी हाल ही में एक केस हुआ है, वो नया नया, ये तो पुराना है किताब है। ठीक है, तो अभी एक नया केस हुआ, उसमें ना एक इच्छा मृत्यु दी गई है उसमें। कुछ नाम ये याद नहीं आ रहा उसका, आप देख लेना गूगल कर। निम्न में कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? भैया मैंने बताया था 20 और 21 हैं ऐसे दो, जिन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन का अधिकार। देखो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन का अधिकार ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय आपातकाल में भी जो है खत्म नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वही कि भाई इंसान की जो है लिबर्टी और वो उसकी प्राइवेसी। 44वां संविधान 1978 के द्वारा अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार ये कहा गया था कि आपातकाल में, जोड़ा तो नहीं गया था लेकिन ये कहा गया था कि आपातकाल में तुम इन्हें खत्म नहीं कर सकते। पहले खत्म कर देते थे राष्ट्रपति साहब, तो अब ये खत्म नहीं होंगे। और ये आपातकाल में भी 20 और 21 बने रहेंगे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? तो ये था 19 कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश। मैंने बताया था जब मैंने इससे पहली जो क्लास है थ्योरी वाली फंडामेंटल राइट की, तो उसमें मैंने बताया था 19 कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश, ये 1993 में आया था आंध्र प्रदेश में ये वाला केस। तो उसमें ये बताया गया था कि जो 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, प्राइमरी लेवल की। उससे पहले क्या है, ये संविधान के हमारे मौलिक कर्तव्य उसमें था, वो क्या कहते हैं हमारे डीपीएस में 45 में। लेकिन अभी सब फंडामेंटल राइट बना दिया। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहा तो उसका बच्चा ये कह सकता है ये मेरा फंडामेंटल राइट है, पिताजी मैं आपके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चला जाऊंगा। ठीक है, अगर उसका कोई भी उसके पापा या अम्मी उसे जो है शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो 614 आरसी जी 19 के सड़क बनाम आंध्र प्रदेश 1993 आपको याद रखना है, मैंने आपको समझा दिया। 614 वर्ष की बात हो रही है। 2002 में 86वां संविधान संशोधन का अधिकार आया था ये, और मूल अधिकार है ये। पहले क्या था, ये उसमें था नीति निर्देशक सिद्धांतों में था। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान भाग 3 में 21A जोड़ा गया। ठीक है, साथ ही 45 में संशोधित करके निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य के 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक सभी बच्चों का आरंभिक बाल्यावस्था देख रेख। हाँ, और उसमें एक ये भी बात की गई कि भाई 45 जोड़ा, 45 में ये कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जो राज्य सरकार है वो 6 साल तक बच्चे की देख रेख करेगी, इसी तरीके से वो किस तरीके से पढ़ रहा है। और एक ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी लेकर आए थे 2009 में, फिर उसे बाद में संशोधित किया था 2010 में। भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? अब इस शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। हालांकि पारित तो इन्होंने 2009 को ही कर दिया था, लेकिन ये लागू कब हुआ, प्रभावी कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, यानी कि अगले साल हुआ। निम्न में कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अब देखो इसमें देखो सूचना का अधिकार नहीं है तो बाद में आया गया। काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू वही प्राइमरी एजुकेशन जो हमने जोड़ी 86वां संविधान संशोधन से, वो इसमें है। अब जो 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, तो ये भी बात सही है जी। उसके बाद एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। यानी कि इसकी जो व्याख्या है वो भी सही है कि भाई ये जरूरी है, तभी तो ये निःशुल्क मिलनी चाहिए।
कि एक प्रजातांत्रिक और डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, वहाँ पे प्रजा का समाज है, तो भाई ये तो होनी चाहिए शिक्षा। इसके बगैर तो हमारा समाज अधूरा अधूरा ही रहेगा। भारतीय संविधान में पोषण के विरुद्ध अधिकार, देखो शोषण के विरुद्ध, शोषण वो तो ये आ गया 23-24, मानव देह व्यवहार एवं बंधुआ मजदूरी। देखो जो 23 है हमारा, उसमें देह व्यवहार यानी कि जो जैसे पकड़ के किसी को भेज दिया, लड़की को भेज दिया कहीं भी और उनसे उल्टे सीधे काम करा रहे हैं। फिर बंधुआ मजदूरी, बेकारी, मतलब तुम काम करवा रहे हो, खाना पीना दे रहे हो थोड़ा बहुत, और तुम पैसे नहीं दे रहे, तो ये बंधुआ मजदूरी कहलाई जाती है। उसके बाद है अस्पृश्यता का उन्मूलन, हाँ ये हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद है हमारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और कानूनों में बची नहीं, ये जो है 17 में है। अच्छा वो पूछ रहा है शोषण के विरुद्ध, तो ये तो समानता में आता। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तो 29 उसमें आएगी, 29-30 में। कारखानों, हाँ कारखानों में बच्चों, ये 24 में, आर्टिकल 24 में ये है कि बच्चों से तुम कारखानों में जिसमें खतरनाक फैक्ट्री वगैरह होती है वहाँ काम नहीं करा सकते। लेकिन हाँ मनोरंजन जैसे चीज है जहाँ पे मनोरंजन है, बच्चे को वो नहीं है परेशानी, तो वहाँ पे ये चीजें कराई जा सकती है। बच्चों को शोषण के विरुद्ध 24 होगा भैया, ये होगा, देखो 24 बच्चों का वाला 24 है। और वो बगैर काम के जो तुम काम कराते हो फ्री में, तो वो वाला कौन सा है, वो तुम्हारा ये है, क्या कहते हैं, ये वाला है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 23 है वो। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप बालकों को शोषण, फिर आ गया बालकों का शोषण 24 में। तो कितने क्वेश्चन है पता नहीं, बहुत लंबे क्वेश्चन ज्यादा है इसमें भी लग रहा है। 24 ये कर लोगे, बच्चों के लिए है, ये पूर्ण निषेध है, ठीक है। और उसके बाद है हमारा, हाँ ICPR के अनुच्छेद का बाल अधिकार सुरक्षित किया गया है, तो वही 24 है। और इसमें दो सिद्धि के दोहरे मापदंड, हाँ दोहरा मापदंड, यानी कि अगर कोई मान लो अपराधी है, तुम उसे दोहरे उसमें सजा नहीं दे सकते कि भैया मान लो ने दो अपराध करे तो दोनों अपराधों के लिए सजा दोगे, एक अपराध के लिए सजा दे दो, कोई से भी नहीं देना चाह रहे हो तुम। तो ये आर्टिकल 20 में है। और ना ही तुम उससे उगलवाओगे कि भाई तूने अपराध किया, नहीं, वो अपनी अपने लिए अपनी गवाही नहीं दे सकता, कोई और गवाही दे सकता, खुद के लिए गवाही नहीं दे सकता। ये भी आर्टिकल 20 में की गई है। किसी को डिटेन नहीं कर सकते तुम भाई इस तरीके से, है ना, ये सब चीजें उसमें की गई है। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए वही आर्टिकल 20 है। बाध्य नहीं किया जाता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, देखो यहाँ पे क्लोज दे दिए, 20(3) दे दिया उसने, और देखते हैं और भी है क्या। तो 20(3) ही है, मतलब कि इसमें 3 क्लोज है टोटल। तो 20(3) में क्या, अपने खिलाफ वो गवाही नहीं दे सकता, और दोष सिद्धि के लिए मतलब एक दोष के लिए किसी भी व्यक्ति एक अपराध के लिए एक ही बार अभियुक्त तो दंडित किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया ये। और जो 20 है, 20(1) है, वो वही है कि अपराध के लिए वही उसे किस तरीके से पकड़ा जाएगा, क्या होगा अपराध के लिए, इस तरीके से। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भारतीय संविधान अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। दोहरे मानदंड की धारा, ये तो है उसमें। कयोत्तर विधि भी है उसमें। यातना के विरुद्ध निषेध, ये नहीं है। यातना के विरुद्ध जो निषेध है, वो देखो मैंने बताया था कि जेल में यातना के विरुद्ध, वो आर्टिकल 21 में है, वो इसमें नहीं है। आर्टिकल 21 जो हम वो पढ़ लेते ना पूरी लिस्ट, उसमें था यातना, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का अधिकार। देखो पहला जो आर्टिकल 21 है वो है कायोत्तर विधि, संविधान के अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक तुम उसके बारे में कुछ ये नहीं कह सकते कि भाई ये अपराधी है या ये इसने ऐसा किया, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाए। तो आर्टिकल 20 है। यात्रा के विरुद्ध निश्चित विशेष शामिल है, जबकि दोहरे खंड की धारा खंड 2 है, ये 20(2) हो जाएगा। कायोत्तर विधि, ये क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, अनुच्छेद 20(1) में है। पोस्ट फैक्टो लॉ, फैक्टो लॉ, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का निर्देश आर्टिकल 3 में है। तो ये सब चीजें हैं। और 20 कायोत्तर विधि एक ऐसी विधि है जो आरोपित अपराध के लिए समय प्रवृत्त नहीं है, अर्थात वे विधियां जो किसी कृत्य के हो जाने के बाद बनाई जाएं और उसे पूर्व से फिर रूप से अपराध बना दें, उस पर दंड को बढ़ा दें। एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड या किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध, देखो कायोत्तर विधि क्या होती है, कायोत्तरी विधि ये होती है कि भाई मान लो कानून बना था पुराना, पुराना कानून, और उसने अपराध किया, तो तुम उस कानून के बेस पे उसे जो है ना अब सजा नहीं दे सकते। ठीक है, या उसने मान लो अपराध किया था पहले और नया कानून बनाकर तुम सोचो कि इस नए कानून से उसे सजा दे दें, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कि जो जिस टाइम अपराध किया और जिस टाइम वो कानून है, उसी कानून के तहत तुम उसे सजा दे सकते हो, तो वो होती है कायोत्तर विधि। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं उसे।
उसके बाद है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है। तो ये है भैया अनुच्छेद 22 में। यानी कि तुम किसी को बंदी या किसी को डिटेन करना है, या पुलिस पकड़ने जाती है, गिरफ्तार करने जाती है, तो तुम उससे ये पूछोगे भाई अब ये बताओ जीवान जी कि हमें तुम पकड़ने क्यों आए हो, हमें वारंट दिखाओ, क्या कारण है, हमने क्या अपराध किया है, पहले बताओ तो सही हमें। ऐसे वो करना आ गया, अगर वो नहीं दिखाता कुछ भी तो तुम्हारा मौलिक अधिकार है, तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो कि हमें ये जबरदस्ती जो है गिरफ्तार करा जा रहा है यहाँ पे, जो चीज़ें कानून का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन आजकल ये चीज़ें कोई देखता नहीं है, पुलिस वाले इतने खतरनाक होते हैं कि वो ले ही जाते हैं पकड़ के। उसके बाद है, अब देखो ये आ गए 22/1, 22/2, 22/4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड पीसीएस 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें हम पढ़ते हैं, वही कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। तो अनुच्छेद 22(1) क्या कहता है, स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। भाई मान लो पुलिस पकड़ने आ रही है तुम्हें, तो तुम एकदम अपनी मर्जी से कोई भी वकील हायर करोगे और वकील साहब से कहोगे वकील साहब जो है ये हमें पकड़ रहे हैं ना, वो हमें कुछ दिखा रहे हैं वही वारंट वगैरह। तो वहाँ पे वकील साहब को करने का अधिकार है तुम्हारा 21 तो 22(1) में। उसके बाद 22(2) में है। तो 22(2) में क्या है, अब 22(2) में जो है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया अभिरक्षा में विरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट न्यायालय यात्रा के समय को छोड़कर उसे 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करना है। ये कहता है 22(2). लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, संसद विद्यमान उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंदर 3 माह से अधिक। यहाँ पे 3 माह का तो कोई राग ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सी गलत हो जाएगा यहाँ पे। और 22(3) 22(1) तो हो गया। 22(1) में देखो दो चीजें हैं, एक तो अधिवक्ता तुम कर सकोगे, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों का यथोचित शीघ्र, हाँ। और यहाँ पे तुम ये पूछ सकते हो कि भाई हमें क्यों पकड़ा रहे हो तुम, क्यों तुम हमें क्या कहते हैं डिटेन कर रहे हो, क्या रीजन है बताइए। तो ये दो चीजें हैं, एक तो वकील करने का और एक हमें डिटेन क्यों किया गया जा रहा है, क्या मसला है। तो एक तो ये दो ये हो गए, 22(1) में है दो चीजें। और 22(4) में क्या है, निवारक निरोध या उत्पन्न करने वाली कोई विधि 3 माह से। यानी कि या मान लो कोई भी कानून ऐसा है या यूएपी है, तो उसमें अगर तुम्हें किसी को पकड़ा गया है या उसमें रखा गया है हिरासत में, तो उसमें 3 माह से अधिक ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। अगर 3 माह से ज़्यादा रखना है तो एक कमेटी रिकमेंड करेगी, तभी तुम 3 माह से ज़्यादा रखा जा सकता है, ठीक है। इसमें टोटल 7 क्लोज है, तो इन 7 क्लोजों को देख लेना मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर पेपर भारी आएगा यूपीपीसीएस का या बीपीएससी का तो वो ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अगर आसान बनाएंगे तो ऐसे सीधा सीधा दे देंगे, लेकिन अगर उन्हें भारी बनाना होगा तो क्लोज डाल देंगे। तो इसके 7 क्लोज है 22 के, तो इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो इसे देख लेना सब लोग। अब आते हैं भाई हम प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। यानी कि अगर तुम सरकार पुलिस ने सरकार को लगता है यार ये जो है ना समाज के लिए खतरा, या कोई त्योहार वगैरह होता या कुछ खतरा होता तो सरकार पकड़वा लेती है उससे पहले ही। तो 3 माह तक उसे तुम जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो। और उसके ज़्यादा अगर रखना है तो भैया फिर जो है बगैर मुकदमा चलाए उसे 3 माह के अंदर बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो एक मामला सलाहकार बोर्ड, एक सलाहकार बोर्ड बनाएगी सरकार, उसको अगर वो रिकमेंड करेगा तब जाके जो है उसके लिए तुम ये कर सकते हो। और अनुच्छेद 22(7) में है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि द्वारा जारी मामलों अर्थात निर्धारित अधिकतम विधि को ये संदर्भ लागू नहीं होता। यानी कि 22(7) में ये कहा गया है कि अगर संसद पार्लियामेंट कोई कानून बना रही है, ठीक है, तो या कोई मामला है तो निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए वही 3 माह, अभी तो बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विपत्ति विक्षोभों से बचाए। क्या ये बात सही है? हाँ। तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। भारतीय संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को काउंसिल में उपलब्ध करने की छूट प्रदान करता है। व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्कृति, हाँ, जो पुलिस की वो होती है ना, पुलिस के सामने जो बयान होते हैं कि भाई पुलिस ने दिलवा दिए, तो उसे नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट, ये गलत है। अब हम देखते हैं क्या है इसमें सही।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अगर संघ वह कर्तव्य है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। कथन एक सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराना बिना अभियुक्त पक्ष के विरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यानी कि उसे पहले अवगत कराओगे भाई तुम्हें इसलिए पकड़ा जा रहा है, तब जाके तो वो सही माना जाएगा। हालांकि अनुच्छेद 22(3)(b) के अंतर्गत बात निवारक निरोध उत्पन्न कराने वाली विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति पर लागू नहीं होती। यानी कि जो एक डिटेंशन वो कानून इन्होंने बना रखा है वो किसी को पकड़ने का, उस पर लागू नहीं होती। आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002-2004 निरस्त धारा 32 के अनुसार यदि पुलिस अधिकारी की समक्ष रैंक या ऊपर की समझ अभियुक्त की संस्कृति जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रूप से या किसी यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो उस अभियान के तहत अपराध के ऐसे व्यक्ति के मुकदमे साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। कथन 3 असत्य है और इस प्रकार कथन 20 विकल्प भी सत्य है। तो कथन 3 तो गलत ही है, मैंने बताया कि प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। आतंकवाद उनको पुलिस के साक्षियों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये गलत है। अब जो है ना, मतलब पहले नहीं किया जा सकता था लेकिन अब जो है किया जाने लगा है, क्योंकि आतंकवाद तो अब ये सरकार ने कह दिया कि किसी को पकड़ लो नाम देख के या कुछ भी जिसे चाहो और उसे डाल दो जेल में, क्योंकि 2019 में तो काम करते तो अब जो है ये मान्य है इनकी पुलिस वालों की भी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अधिकार का मामला बन जाता है। क्या ये बात है? अधिकार तो नहीं है, पैरोल कोई अधिकार तो नहीं है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों को अपने नियम है। हाँ, जैसे कि अभी तुमने देखा राम रहीम को 17वीं बार छोड़ा गया है अभी, तो वो राज्य सरकार जो हरियाणा की सरकार है उसे खूब जो है छूट दे रही है, मजे आ रहे हैं। सरकार राज्य सरकारों का हाथ में होता है किसे छोड़ना किसे नहीं छोड़ना, यानी कि उनका अगर फायदेमंद इंसान है तो उसे छोड़े जाएंगे बार बार, और फायदा नहीं है तो उसे जेल में ही रखा रहेंगे। तो ये चीज़ है। पैरोल किसी कैदी को दंड के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। ये रिहाई सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित शर्त होती है। उत्तराधिकारियों को समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। पैरोल या परलो की व्यवस्था कारगर प्रणाली की मानवीय मानव के दृष्टि से की गई है यथा 1894 के कारगर अधिनियम के तहत शासित होती है। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता, यह अधिकार नहीं है, उसकी एक व्यवहार को देखा जाता है। अगर कहते हैं ना कि भाई बहुत साल हो गए और उसका व्यवहार वो अच्छा हो गया तो उसे जो है पैरोल पे छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, वो बाहर घूम फिर के आ जाता है, अपना जो भी उसकी वो होती है और जो है करके आ जाता है वो अंदर। ठीक है। इसे विशेष कारण परिस्थिति के आधार पर परिवार में किसी की मृत्यु हो गई या रक्त संबंधी का किसी का शादी है पर भी प्रदान किया जा सकता है। कैदी द्वारा पैरोल हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी समक्ष अधिकारी सक्षम अधिकारी को अस्वीकृत कर सकता है। यानी कि अगर तुम देखो उसमें जो अधिकारी है उसकी मर्जी है, उसे लगता है कि हाँ यार अगर तुम पर्याप्त आधार प्रस्तुत भी करो तब भी वो उसे मतलब कि तुम्हारी रिजेक्ट कर सकता है वो। अगर उसकी राय में कैदी का समाज के हित में वो होना अच्छा नहीं है, रिहा होना या फरार होने की आशंका है, तो वो उसे मृत्युदंड कैदी को पैरोल पर नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन अगर जिसे मृत्युदंड दिया हुआ है, देखो जिसे उम्र कैद है उसे तो पैरोल पे छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर मृत्युदंड दिया हुआ है तो उसे पैरोल पे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके अतिरिक्त बहु हत्या दोषी या आंतरिक रोधी कानूनी गतिविधि या इस पे यूएपीए के तहत सजायाफ्ता कैदी भी पैरोल के पात्र नहीं होते। कथन एक गलत है। यानी जिसे यूएपीए के तहत सजायाफ्ता कैदी जो हैं उन्हें भी जो है, लेकिन अगर जिन्हें सजा नहीं हुई है अभी यूएपीए के तहत, वो ऐसे उन पर ट्रायल भी नहीं चला है अभी, तो उन्हें तो छोड़ा जा सकता है। जैसे अभी क्या कहते हैं शर्जील इमाम को छोड़ा गया था कुछ समय के लिए, ठीक है, उमर खालिद को नहीं छोड़ा गया, तो ये यूएपीए के तहत जो है ये काम किया जा सकता है। अगर उसे सजा हो गई है तो नहीं छोड़ा जा सकता। कथन टू क्योंकि कारगर उसके विरुद्ध व्यक्ति संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार जैसा चाहे जैसे हम मर्जी करें वो छोड़ें ना छोड़ें, जैसे कि राम रहीम को 17वीं बार छोड़ दिया गया 17 टाइम्स। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से धर्म के प्रचार करने का अधिकार है क्या? भाई बिल्कुल अधिकार है, तुम्हें धर्म का प्रचार कर लो अपना। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार मैंने थ्योरी में बताया था पिछली क्लास में। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, यानी कि राज्यों को लगता है कि भाई धर्म में त्रुटियां आ गई हैं वो आ गई हैं तो वो भैया उसमें जो है विधि का निर्माण कानून बना सकते हैं उसके लिए। तो उसमें ये नहीं होगा कि भाई तुम धर्म में दखल क्यों दे रहे हो, ऐसा नहीं कह सकते तुम। धार्मिक निकायों के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार कहाँ? कहीं भी ना, सरकार
ये तो गलत ही चीज़ है, ये तो चौथा तो गलत ही है, बाकी 3 सही है। उसके बाद है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर सिखों द्वारा कृपाण हुई है भैया? अनुच्छेद 25 मैंने बताया धर्म की स्वतंत्रता। और भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 संबंध है संपत्ति धर्म की स्वतंत्रता, सब यही चलेंगे अब। तो उसके बाद है भारतीय संविधान अनुच्छेद 26, देखो मैंने बताया 26 में मैनेजमेंट आएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सदा, हाँ, कार्यों में प्रबंध स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? मतलब कि सरकार क्या क्या प्रतिबंध लगा सकती है 26 के अंतर्गत। तो यहाँ पे सरकार जो है पहला चौथा पांचवें पे लगा सकती है। पहला क्या, लोक व्यवस्था कर लगता है, और फिर उसके बाद सदाचार पे है, और फिर है हमारा स्वास्थ्य पे को लेके। अगर तुम्हारा धर्म जो है, तुम धर्म को लेके ऐसे काम कर रहे हो कि भाई इस पे लोक व्यवस्था खराब हो रही है, या वहाँ पे क्या कहते हैं स्वास्थ्य को दिक्कत हो रही है, और क्या कहते हैं फिर सदाचार है, तो उसमें प्रतिबंध लगाया जाता है। शिक्षा वगैरह तुम दो अपनी, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ये है 25 में क्या क्या, एक तो लोक व्यवस्था है, सदाचार है, और स्वास्थ्य संबंधों अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के रूप में मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है वो। ठीक है, इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। तो इसमें 3 चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक तो लोक व्यवस्था आती है, और एक सदाचार आता है, और एक स्वास्थ्य आता है। तो सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वास्थ्य को बंधुओं के अधीन रहते हुए, अगर देखो कि तुम्हारे धार्मिक कार्यों से लोक व्यवस्था को खतरा वो नहीं हो रही है हानि, तो तुम जो है प्रतिबंध नहीं लगेगा। अगर जो भाई तुम अगर ऐसा काम कर रहे हो, लोक व्यवस्था खराब हो रही है, हमारी सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस, तो इस पे दिक्कत हो सकती है। फिर सदाचार, अगर तुम ऐसे मतलब वाक्य बोल रहे हो धर्म के नाम पे लोगों को बरगला रहे हो, तो वो भी गलत है। और अगर तुम्हारे उससे जो है ना उस धार्मिक कार्य से मतलब कि हेल्थ लोगों की खराब हो रही है, बीमारी बढ़ रही है, तो वहाँ पे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ये है क्या कहते हैं मानववाद, और क्या कहते हैं तुम्हारा ये धर्मनिरपेक्षता, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा, ये अलग विषय हैं, ये बड़े लेवल के विषय हैं, तो इसमें नहीं आती। अनुच्छेद 23 मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें तो वही है तुम्हारा कि वही मानव के साथ बलात्कार नहीं करोगे, जो बालकों से कारखानों। 26 है धार्मिक कार्यों को मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक है। 29 शिक्षण संबंध और प्रशासन के संबंध में अल्पसंख्यकों का अधिकार, देखो ये 29 में नहीं है, 30 में है शिक्षण संस्थान। तो 29 में तो भाषा और उनकी वेशभूषा है कि वो कैसा कपड़ा पहने, भाई उनकी मर्जी है। अनुच्छेद 29 में अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 भी कहता है धर्म की स्वतंत्रता है कि भाई तुम कैसे रहो, अपनी वेशभूषा बना के रहो, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आर्टिकल 15 भी कहता है। लेकिन हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि जो है मुस्लिम छात्र जो है, मुस्लिम लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकती। अब भाई इसमें एक स्वतंत्रता है। अब कोई इंसान जो है मतलब शॉर्ट कपड़ों में रहना चाहता, कोई इंसान अपना मुंह ढक के रहना चाहता, वो उसकी स्वतंत्रता है, उस पर तुम क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो? भाई कोई भी इंसान है, अब मुझे जो है कि हाफ पैंट शर्ट पहनना अच्छा लगता तो मैं वो पहनूंगा, किसी को वही बहुत बुर्का पहनना अच्छा लगता तो उसकी स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का मतलब पता नहीं लोग क्या समझ रहे हैं, कि लोग समझते हैं कि हाफ कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है। ये तो एक वो वाली बात हो गई कि भाई पढ़े लिखे ना होने वाली बात हो गई। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये जाएगा, अपील होगी, तो ये टिक नहीं पाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज जो होते हैं बहुत हाई लेवल के, बहुत मजे हुए होते हैं। और ये हाई कोर्ट या छोटे जो होते हैं, ये किसी के भी दबाव में आकर निर्णय दे देते हैं, सरकारों के वगैरह के निर्णय उसमें आकर। उसके बाद है वही सुमेलित नहीं है। तो मानव दुर्व्यवहार, ये तो है ही 23 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो 29 में है, ये बात सही है। संवैधानिक उपचार 32 में है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, ये 31 में नहीं है, 31 तो खत्म हो गया, उसमें वही था। 31 में संपत्ति वपत्ति का कुछ अधिकार था, वो हटा दिया इन्होंने, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थानों में 30 है ना। उसके बाद है हमारा ये अल्पसंख्यकों से रिलेटेड भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता। देखो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो ये है वो अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता। ये बात बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता हाँ, जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक है और जो धार्मिक है उन्हीं को मान्यता प्रदान करता है। दोनों कथन सही है, लेकिन जो कथन आर है
वो एक ही व्याख्या नहीं करता भाई, केवल भाषा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है, इसका मतलब जो मान्यता देता है इसी वजह से थोड़ी उसका वर्ड नहीं आया, ऐसा थोड़ी है। वर्ड आने का मतलब तो कुछ और ही है ना आने का। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक को, केवल भाषाई दोनों को मान्यता देता है, सी है इसका आंसर, दोनों। उसके बाद है भारतीय संविधान को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, किसे दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को दी गई है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संरक्षक है कौन है भैया? न्यायपालिका, हमारी जुडिशियरी, हाई कोर्ट नहीं वही है। अगर कोई वो करेगा तो हम जा सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था इसे, क्यों कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, आर्टिकल 32 को कहा था। ठीक है, हृदय आत्मा वो है आर्टिकल 32 ये हैगा, क्योंकि ये उपचार करता है ना किसी का, अगर वो लूटे कोई भी सरकार या कुछ भी करे तो आत्मा कहा था। अनुच्छेद भाई मौलिक अधिकार अतिक्रमण के विरुद्ध उपचार इसलिए कहा था क्योंकि ये अतिक्रमण के विरुद्ध जाता है, इसमें रिट जारी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे भाई रेटों के बारे में। देखो रेट आ गई अब। वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे समझाते हुए। नीचे उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों को हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि बंदी प्रत्यक्ष पर परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और प्रेषण रिट को भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित रूप में रिट का प्रयोग कर सकता है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि वही क्या कहते हैं, किसी को पकड़ लिया जबरदस्ती 24 घंटे के अंदर अंदर उसे जो है वो पेश करना होगा। परमादेश वही कि भाई तुम जो है काम अपने क्षेत्र में रह के ही, अपने न्याय क्षेत्र में रह के ही अधिकार वो दे सकते हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अधिकार परीक्षा और ये प्रेशर डिट को मूव, संसद के को अधिकारी कानून बनाकर मे वाई लॉ एम्पावर किसी अन्य न्यायालय को आधिकारिक न्यायालय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। हाँ ये भी कर सकता है, ये बात भी है। तो इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के खंड 2 में ये बात की गई है कि भाई रिट जारी करने का, ये जितनी भी रिट है पांचों टाइप की जारी हो सकती हैं, प्रयोग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 खंड 3 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को शक्ति ये दी गई है कि वो किसी भी न्यायालय को उसकी रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है आर्टिकल 32 से करेगा, और हाई कोर्ट की बात होगी तो आर्टिकल 226 से करेगा, है ना। उच्चतम न्यायालय को ये क्या है, एक लिपिक को किसी स्वतंत्रता का महानिदेशक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये कहा बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्ति के अधिकार अगर छीने जा रहे हैं तो वहां पे हम जारी करते हैं ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, उसके बाद है हमारा ये 4-5 टाइप के हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय वही आगे हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण ही आएगा बार बार, और क्या। स्वतंत्रता के अधिकार के लिए में कौन सा रिट जारी दायर की जा सकती है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए, ये कह रहे हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो वही हैबियस कॉर्पस जिसे कहते हैं बंदी, इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस और हिंदी में कहते हैं वही बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण पर्याप्त पूर्णतः सूचित किया जाए, हाँ बिल्कुल, कि भाई सूचित किया जाए 24 घंटे के अंदर अंदर हमें बताया जाए किसे पकड़ा है तुमने। परमादेश, किस अधिकार से तुमने जो है भाई आदेश दे रहे हो, है ना। प्रतिषेध, हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध हम आदेश देते हैं, आप जो है अपने उसमें काम कीजिए हद में रह के, जैसे कोई भी सरकारी मुलाजिम काम नहीं कर रहा सही तरीके से तो उसे आदेश देगा कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हमें शरीर चाहिए, नहीं भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमें शरीर, टू द बॉडी। ठीक है, और उत्प्रेषण में पूर्णतः सूचित कीजिए, है ना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता है जैसे किसी को पकड़ा है तो उसे सूचित करो, उसके शरीर को उसके सामने, शरीर का मतलब है यहाँ पे इंसान को हमारे सामने लाओ, ये है। तो इसमें देखते हैं मैचिंग है ये। तो मैंने कहा हमें शरीर चाहिए, परमादेश हम आदेश देते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख है इसमें, उत्प्रेषण पूर्णतः सूचित कीजिए, और अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से तुमने जो है ये नौकरी पाली, यानी कि किसी ने अगर नकली तरीके से रिश्वत देकर नौकरी पाली और उसकी शिकायत हो गई तो उसे नौकरी से हाथ धोना भी पड़ सकता है। उसमें आता है क्यू वारंट, उसके खिलाफ क्यू वारंट जारी होता है, तो ये हो जाएगा सी। उसके बाद है सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, हाँ बिल्कुल ठीक है, शरीर चाहिए, टू हैव द बॉडी ऑफ इंग्लिश में कहते हैं। परमादेश बी कमांड, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं, ये गलत है। सर्टिफिकेट दिया जाता उसमें सरसरोरी में, उत्प्रेषण में दिया था सर्टिफिकेट। अधिकार परीक्षा वाई वॉट अथॉरिटी,
अधिकार परीक्षा क्या अथॉरिटी है भाई, तुम्हें किस अधिकार से तुम जॉब कर रहे हो, तुमने रिश्वत देकर नौकरी ली है तो इस तरीके से पूछेगा। ये क्वेश्चन करेगा मिलोट, जो हमारे जजेज होते हैं, वाई वॉट अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी है आपकी कि तुम जो है सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिए हो ऐसी। उसके बाद है उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, भैया वो होता है उत्प्रेषण, इसे उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहते हैं। ये उपचार ये कब जारी होती है, ये जब जारी होती है मान लो किसी लोअर कोर्ट ने निर्णय सुना दिया और सजा भी दे दी। अब बाद में उसे पता चला, जो कन्विक्टेड था, उसे पता लगा भैया ये तो किसी ने बताया उससे कि तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, कि जो सजा तुम्हें सुनाई है लोअर कोर्ट ने ये तो इसके अधिकार में आती नहीं थी, और तुम्हें सजा भी कर दी, किसी को पता ही नहीं चला, कानून कान खबर नहीं हुई। तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, भागा भागा या हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में कहेगा कि मिलोट मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और ये इनका अधिकार क्षेत्र भी नहीं था, इन्होंने सजा सुना दी मुझे। तो फिर जो है उससे सर्टिफिकेट मंगाएगा, सब सर्टिफिकेट मतलब उससे डॉक्यूमेंट मंगाएगा, और डॉक्यूमेंट चेक करके जो है उससे जो है वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगा। ठीक है। और जो प्रतिषेध होता है उसमें स्टे लगाता है, प्रतिषेध जो होती है स्टे लगाने की, मान लो कोई कहीं पे भाई वो चल रहा, तो वहाँ पे लोग कहेंगे भाई तुम क्यों सुना रहे हो, तुम्हारे अधिकार में थोड़ी, तो वो बीच में जो केस चल रहा है तो बीच में उसे रोक देगा। लेकिन यहाँ पे क्या निर्णय निर्णय हो गया, सर्टिफिकेट भी दे दिया गया निर्णय सुनाने का, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट मांग लेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। इसे कहते हैं पोस्टमास्टम, यानी कि वो लास्ट में फिर पोस्टमास्टम करेगा, री एग्जामिनेशन, उसी को कहते हैं री एग्जाम करते हैं कि भाई ये कैसा निर्णय दिया तुमने, सही दिया कि नहीं दिया। एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा उसे न्यायपालिका से कहा जाता है कि ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट की याचिका को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैंडामस। मैंडामस उसे कहते हैं कि भाई देखो, अगर तुम्हें सरकारी नौकरी नौकर हो तुम, तो भैया अपने उसमें नीतिगत रूप से काम करो। अगर तुमसे कोई तहसील में या कहीं भी तुमसे कोई प्रमाण पत्र बच्चा बनवाना आ रहा है तो उसका बनाओ, उससे रिश्वत विश्वत मत लो, और उसे टहलाओ मत कि परसों आना कल आना, ऐसा मत करो, काम से करो। अगर वो शिकायत कर देगा तुम्हारी तो मैंडेमस के अकॉर्डिंग करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कि मेरा जो है ये कोई भी मेरा जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस बना के नहीं दे रहे, तो वहाँ होती है मैंडेमस, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है। उसके बाद है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो वो ये परमादेश के हम आदेश देते हैं, मैंडेमस जिसे बोलते हैं। उसके बाद है सूचना अधिकार में ये सब पढ़ा चुका हूँ, इसमें कोई पढ़ने वाली बात है नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हम पढ़ चुके हैं, 29 ये सब पढ़ चुके हैं। तो कितना हो रहा है भैया अभी, उपाधियों का ये देखो रिवीजन करा रहा है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, निम्न कथनों में कौन सा गलत है, अब ये गलत छाटना तुम्हें यहाँ पे, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से आधारित है, बिल्कुल ठीक है ये वाला। अच्छा गलत कह रहा है, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। हाँ, बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये बात तो सही है। संविधान अनुच्छेद 21 के अंदर मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। देखो मृत्यु का अधिकार जब ये क्वेश्चन छपा था तब तो नहीं था, लेकिन अभी 2025-26 में हुआ है, किसी को मृत्युदंड इच्छा मृत्यु दी गई है, तो वो मेरे ख्याल से अब वो हो गया होगा। तो ये आपके आपके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये सही हो जाएगा, तो तुम गूगल कर लेना इस क्वेश्चन को। भारतीय संविधान का पूर्ण संघीय जानना पूर्ण नहीं है भैया, कुछ वो भी है। पूर्ण संघीय तो तब होता है जब आपातकाल लग जाए, एकात्म हो जाता है, उसके साथ में सत्ता आ जाती है, ये गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि ये जो है ना वो है हमारे फंडामेंटल हैं, तो इन्हें नहीं हटाया जा सकता। ठीक है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों का संघर्ष स्थिति में राज्य के निजी सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की घोषणा की थी। ये की थी मद्रास बनाम चंपक दोराइजन 1951 में। सबसे पहला केस यही तो आया था, तो चंपक दोराइजन केस आया था 1951 में, तो उसमें ये की बात की गई थी, मद्रास राज्य में संघर्ष हुआ था, तो नीति निर्देशकों को ये इन्होंने ये बात कही थी इसके बारे में। इस बात ने संसद में मौलिक अधिकार को संशोधन का अधिकार दिया, ये दिया था केशवानंद भारती 1973 में। उन्होंने ये कहा था भाई तुम कर तो सकते हो संशोधन, बट उससे क्या है हमारी जो वो है उसकी एक तरीके से संविधान की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उसकी जड़ नहीं हिलनी चाहिए। कालानुक्रम में करना है, सबसे पहला कौन सा केस आया था, सबसे पहला आया था शंकरी प्रसाद 1951 में, फिर आए थे सज्जन बनाम राजस्थान राज्य 1960 में आए थे ये सज्जन, फिर आए थे गोलकनाथ 1967 में। गोलकनाथ से विवाद पैदा हो गया था, गोलकनाथ ने ये कह दिया था कि जो है ना इन्होंने शंकरी प्रसाद सज्जन ने तो कह दिया था कि हाँ कुछ भी कर सकते हो संसद से, तो कर लो जितना भी तुम्हें संशोधन करना, लेकिन गोलकनाथ ने साफ साफ मना कर दिया था तुम जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। तो फिर इंदिरा गांधी सरकार जो है ना वो लेकर आई गुस्से में 24वां संविधान संशोधन, और उसमें जो है ना ये कर दिया गया कि हम जो है 368 को मानते 368 को उन्होंने वो मान लिया उसमें। फिर जो है कंफ्लिक्ट हो गया, फिर केशवानंद भारती ने बीच का रास्ता निकाला, उसने कहा तुम कर तो सकते हो भाई के संशोधन, बट
तुम इसे इसकी जो बुनियादी वो है ढांचा है उससे छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब ये क्या है, नंबर ऐसी है नंबरिंग से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा वही केशवानंद में दिया था, मैंने बता दिया 1973 में। उसके बाद है मूल अधिकार संबंधी, ये निर्णय पूछ रहा है। निर्णय देखो, निर्णय भी आते हैं क्वेश्चन बहुत। सबसे पहले कौन सा बताया था, मैंने अभी बताया। गोलकनाथ आया था, कौन सा आया था पहले बताइए मुझे। तो सबसे पहले जो आया था हमारा ये आया था मिनर्वा मिल्स। सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित का नाम है। तो सबसे पहले आया था ए के गोपालन एवं मद्रास राज्य, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य आया था 1951 में। फिर उसके बाद हमारे पास आया था गोलकनाथ। गोलकनाथ 1960 में गोला खा लिया था 60 रुपए का इन्होंने। इसे ऐसे याद रखते हैं बच्चे, 1960 में। फिर आया था हमारे पास केशवानंद भारती, और केशवानंद भारती का आया था मिनर्वा मिल्स। ये मिनर्वा मिल्स आया था 1985 के आसपास आया था शायद। 1900 कब आया था मिनर्वा मिल्स, देखता हूँ। 1980 में आया था मिनर्वा मिल्स। इसने ये कहा था कि ये जो है ना, एक ही पहिए के दो पहलू हैं, नीति निषेध और मौलिक अधिकार। एक ही पहिए एक ही रथ के दो पहिए हैं, ये बात कही थी मिनर्वा मिल्स ने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, ये भैया एक विधिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है। ये पहले संवैधानिक का हटा दिया। संपत्ति संपत्ति चलेगा आपको सब में। वर्तमान भारतीय अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है, संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, यानी कानून बन गया। उसके बाद है 301 में से भेज दिया, सही है। और संबंधित है अनुच्छेद 301 से संबंधित है, 301 ए से संबंधित है, 319 से संबंधित है, 301 ए से संबंधित, 300 का से संबंधित है, 300 ए से, ना कि 301 से। विधिक अधिकार है किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है किंतु ये मूल अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है। तो इसमें केवल दो सही है। और 300 का को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार, कांग्रेस थोड़ी थी उस टाइम में, कांग्रेस नहीं थी उस टाइम, तो वो थे पहले गैर कांग्रेसी जो थे, उनका नाम में याद नहीं आ रहा मुझे, जनता पार्टी की सरकार आई थी। संपत्ति के मूलाधिकार का लोप किया गया 44वें संविधान संशोधन से। और ये हो गए सब अब तो। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है भैया, मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, संपत्ति का नहीं है। कितना और रह गया अभी, देखो संविधान, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं बाकी। 152वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय गीत, अभी जो राष्ट्रीय गान चल रहा है ना, राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन अधिनायक, तो इसमें बाघ में शुद्ध व्यक्ति सुंदर के अधिकार का उल्लंघन होगा। अच्छा, उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इससे अंतःकरण की धर्म और के आलोचना में आचरण और प्रचार करने शुद्ध के अधिकारों का उल्लंघन होगा, ये भी बात सही है जी। राष्ट्रीय गीत गाने का किसी की बाध्य करने का कोई विधि उपबंध नहीं है। अच्छा, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय गीत, अच्छा राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है, ये जो लेकर आए अभी। अब तो इन्होंने ये कर दिया कि जो वंदे मातरम है अगर नहीं गाओगे तो भैया तुम्हें वो कर दो, हो जाएगा, कानून के उल्लंघन माना जाएगा। अभी कराने में 2026 में बीजेपी वालों ने। तो उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब देखो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको, ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। एक तो 15 है, ठीक है, और एक 16 है, और एक 19 है, ठीक है, एक 29 और एक 30। ये 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, किसी को प्राप्त नहीं। अब देखते हैं, भाषण में व्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल ठीक है, 19 में आएगा ये। कानून के समक्ष समानता, भैया कानून के समक्ष समानता नहीं है, तो सबको भी कानून तो देखो सबके लिए, चाहे विदेश के हों। अल्पसंख्यकों का अधिकार, बिल्कुल ठीक है। जीवन, भाई जीवन ये थोड़ी है तुम भारतीयों का जीवन तुम्हारे लिए प्यारा, दूसरों का भी जीवन नहीं है, ये गलत बात है। तो इसमें दो ही है, मैंने बताया इनके ये है। एक तो 29 है, सॉरी 15, 19, 29, 30, इस 5 याद रख लो, ये पूछता है अक्सर, घूम जाता है बच्चे इसमें, ठीक है, बोलना बोलना मत। उसके बाद है ये कि भाई मौलिक अधिकार केवल मैंने बता तो दिया अभी, ये है तो, एक तो 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है, ये तो है 5 बस। और ये क्या कह रहा है, विदेश की दोनों के साथ, हाँ ऐसे अधिकार, बाकी तो सब जितने भी बचे 5 को छोड़कर वो सबको प्राप्त है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया। अच्छा, सभी व्यक्ति को उपबंध नहीं है, तो वो ये है कि किसे कौन सा प्राप्त नहीं है, मैंने बता चुका हूँ, इसमें ज़्यादा है।
टाइम लगाने की जरूरत है नहीं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस पे दावा नहीं कर सकता? इसी पे ही नहीं करेगा। 19 का है ना ये क्लोज व्यापार, ये 19 क्लोज का 19 बन का 6 क्लोज है ये। 19 बन का 6 क्लोज है, क्लोज नंबर 6, ध्यान रखना इस बात का। भारतीय ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है किसी अधिकार की मांग नहीं कर सकता। धार्मिक स्वतंत्रता की तो कर सकता है भाई, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कर सकता है, व्यापार की नहीं कर सकता। व्यापार तो वही करेगा जो भारत में रहेगा। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का निषेध है, कब लागू किया गया था? उपयुक्त सभी हैं। भारत में संविधान धारा भी है, 10 सितंबर 1996 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी आया था। संयुक्त राष्ट्र ने भी माना था कि भैया कि बच्चों से काम मत करवाओ, ये गलत चीज है। बिना कर्तव्य किसी प्रकार मनुष्य बिना परछाई के, ये किसने कही थी? ये क्या बात है? अधिकार बिना कर्तव्य कि उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। देखो, अगर तुम्हारा कोई अधिकार दिया गया और तुम्हारे अंदर कोई कर्तव्य वाली बात है नहीं, तुम कर्तव्य नहीं निभा रहे, अपने अधिकार को सही तरीके यूज नहीं कर रहे, तो बेकार है फिर वो, यानी कि वो परछाई तुम्हारी बेकार हो जाएगी फिर। तो कर्तव्य भी जरूरी है अधिकार के साथ साथ। भारत के संविधान में निम्न में कौन सा अधिकारों के कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बीच एक तय संबंध है, एक दूसरे पे डिपेंड। अगर ये नहीं है तो फिर ये चल नहीं सकते आपस में। कौन सा सही है? देखो, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध हैं, यानी जो सरकार है उसके खिलाफ जाते हैं नागरिक, ना कि नागरिकों के खिलाफ कोई जाएगा। नागरिकों को सरकार या कोई छीनेगा कुछ भी तो नागरिक जाएंगे सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ की गई थी ग्रेट ब्रिटेन से। सेवा का अधिकार यानी सेवा करने का अधिकार कहाँ? ब्रिटेन में है ये। सेवा का अधिकार की अवधारणा सिटीजन चार्टर के अनुसार 1991 में यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और आयरलैंड ने शुरू की थी। इसका तात्पर्य है कि अधिकार है कि जैसे तहत राज्य निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवा देने की गारंटी देता है, लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है, जिसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेंट्रल ऑफ द ग्रेवियंस बिल 2011 के माध्यम से किया गया, किंतु ये पारित नहीं हो सका। हालांकि मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार संबंधी अधिनियम मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की गारंटी प्रदान अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसमें यह कानून सितंबर 2000 से लागू किया गया तथा दूसरा राज्य बिहार भी बन गया है। इससे संबंधित कानून बिहार लोक सेवा आयोग अधिनियम 2011 अगस्त 2000 से लागू। अच्छा, देखो ऐसे दो राज्य हैं जो मतलब कि उनका अधिकार दे दिया उन्होंने अपने राज्य के निवासियों को कि भाई तुम्हें हम जो है रोजगार देंगे। बट भारत में कोशिश की गई थी कांग्रेस के टाइम पे 2011 में, तो लेकिन वो पारित नहीं हुआ था। अगर पारित हो जाए तो सरकार से जो है लोग जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाते कि हमें रोजगार नहीं दे रही सरकार। तो ये एक तरीके से उनका अधिकार बन जाता है, मौलिक अधिकार। ये ब्रिटेन में है और आयरलैंड में है, भारत में नहीं है। भारत के दो राज्यों में है, एक तो है तुम्हारा पहला राज्य मध्य प्रदेश और फिर है बिहार। सेवा का अधिकार अधिनियम कहाँ कहाँ भाई अभी हमने पढ़ा था, तो ये कहाँ है? सेवा का अधिकार अधिनियम पदानुक्रम कालानुक्रम में बताना सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। तो पंजाब में हुआ था 2011 में सबसे पहले, ठीक है। असम लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2012 में आया, फिर उसके बाद गुजरात में आया 2013 में, और महाराष्ट्र लोक सेवाओं का अधिकार 2015 में आया था, ठीक है। और ये बिहार में और उसमें 2010 में ये आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो आए थे 2011 में आया था कहाँ पे? 2011 में पहले पंजाब में आया, फिर असम में आया 2012 में, फिर गुजरात में आया 2013 में, फिर महाराष्ट्र में आया 2015 में। सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई और तंत्र सृजित करना। देखो, गुणवत्ता एवं समय पर सेवा प्रदान करना और नागरिक की उन्मुखी शासन उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, ये तो है। लेकिन मांगों की प्रभावी सुनवाई के लिए एकदम वो नहीं करना है सरकार को कि भाई एकदम कमेटी गठित करते हैं। तो भैया ये हो गए तुम्हारे मौलिक अधिकार के सब क्वेश्चन हमने कर लिए। बहुत सारे क्वेश्चन थे, 169 क्वेश्चन थे लगभग। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ये, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी से एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए और आपको फिर पीछे वाली वीडियो देखनी है, तभी आप जो है पॉलिटी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यूपीपीसीएस और बीपीएससी के एग्जाम आने वाले हैं, इवन वनडे एग्जाम जो है आपके एसएससी के या कोई भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी वाले भी, तो उनका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। मैंने इस तरीके से आपको समझाई है चीज़ें। तो अगर आपको अच्छा लगे कि भाई वाकई में बहुत अच्छी हमें क्लास लगी है, तो आप जो है इसे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। बस मेरा आपसे इतना कहना है। और आपको ना लगे कि भाई मज़ा नहीं आया, तो कोई बात नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।